देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन जो है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक स्टार्ट किए थे। क्या तुम लोगों ने सभी ने कॉपी में लिखा है? हम तो कल पूछना ही भूल गए। बोलो, लिखा है तुम लोगों ने? मैंने जो नोट सेंड किया था तुम लोगों का लिखने का ड्यूटी था, लिखा है तुम लोगों ने या नहीं लिखा है? यस मैम, लिख लिया। हाँ मैम, लिख लिया। मोमो ने लिखा है, अच्छा हर्ष ने भी लिखा है। देखो लिख लो, क्योंकि अभी देखो तुम लोग को पता चलेगा वो कितना जरूरी है। देखो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है प्लीज, हम तो यही बोलेंगे लिख लो। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग सेट ए का क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक करेंगे, जो कि लिखे हुए नोट्स पे ही बेस्ड है, ठीक है, उसी के बेसिस पे है। तो तुम लोग मुझे देख के भी अभी आंसर बोल सकते हो पूरा, अगर मतलब याद नहीं हुआ है तो। देखो यहाँ पर पहले हम लोग यही वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग देख के बताना जो आंसर याद नहीं होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, नन ऑफ दिस। कौन सा फॉल्स है? ठीक है, तो तुम लोग को बताना है कौन सा फॉल्स है। तो कैसे? देखो ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखवाया था ओरिजिन ऑफ द वर्ड। देखो लैटिन वर्ड में क्या है? स्टेटस, ठीक है, लैटिन वर्ड में स्टेटस होता है। तो स्टेटस, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। मुझे पूछा है कौन सा फॉल्स है। इटालियन वर्ड बोल रहा है स्टैटिस्टा, तो देखो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, तो ये भी हम लोग का क्या है? ट्रू है, ठीक है, ये भी हम लोगों का ट्रू हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखो, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। फ्रेंच वर्ड वाला क्या था? फ्रेंच वर्ड में था स्टैटिस्टिक्स, लेकिन QUE था, ठीक है, QUE था। तो फिर कौन सा फॉल्स हुआ? ये वाला फॉल्स हुआ, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? पूछा है कौन सा फॉल्स है, बोलो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो लिखा होना कितना जरूरी है। अगर तुम लोग नहीं लिखोगे तो तुम लोग का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, हम इतना बोल सकते हैं। क्योंकि पूरा पीडीएफ को रीड करने जाओगे एग्जाम टाइम में, ये काफी वास्ट लगेगा। ये देखो, ये जो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे ना, ये इतना ज्यादा है, लेकिन वहां पर समरी है, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्या तुम लोग पूरा ये पीडीएफ रेडी कर पाओगे? मुझे नहीं लगता। इससे बेस्ट है कि तुम लोग वो समरी लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। अच्छा फिर सेकेंड पूछा है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म न्यूमेरिकल डेटा। देखो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, एक है सिंगुलर फॉर्म में, एक है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किए हुए डेटा को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालाइज करते हैं, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन डिराइव करते हैं। ये पूरे टेक्निक को बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स। और प्लूरल फॉर्म में किसी भी चीज का डेटा कलेक्ट करने को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। तुम लोग को कौन सा आंसर लग रहा है कि कौन सा होना चाहिए? 2 का क्या बोला है पहले देख लो। न्यूमेरिकल डेटा, बोलो कौन सा आंसर होगा अगर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा? हाँ बोलो। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी होगा। सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं होता है। सिंगुलर सेंस में तो डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का एनालिसिस और उसका कंक्लूजन होता है। और न्यूमेरिकल डेटा मतलब ओनली डेटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो प्रोसेस और सब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है। और प्लूरल सेंस में एनी डेटा कलेक्शन। तो एनी डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स तो न्यूमेरिकल डेटा को लेके ही काम करता है। तो कौन सा होगा? बोले एकदम स्टार्टिंग में ही तो लिखवाया हुआ है। ये देखो, यहां से देखने से ही पता चले कौन सा होगा, बोलो। ऑप्शन बी। हाँ, प्लूरल सेंस में क्या होता है? ओनली डेटा होता है ना। प्लूरल सेंस में ओनली डेटा होता है, ये तो ओनली डेटा ही लिखा हो। न्यूमेरिकल का मतलब क्या? बोलो न्यूमेरिकल का मतलब क्या?
1 2 3 4 न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल ये वर्ड यूज नहीं भी करता तो डेटा, डेटा मतलब क्या होता है? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स एनी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस को डिफाइन करता है जिसके थ्रू से डेटा नहीं, डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रेजेंटेशन और डेटा का जो है हम लोग एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो आंसर हम लोग का होना चाहिए 2 का बी। ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये तो बोल पाओगे तुम लोग? इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल दिस, बोलो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है। डी का क्या हो जाएगा? हाँ, ऑल ऑफ दिस, डी होगा। लास्ट दिन ही तो हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है, बिजनेस में कैसे यूज होता है, कॉमर्स, इंडस्ट्री में। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स किस चीज को लेके कंसर्न है? ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हम पहले बता देते थोड़ा सा तुम। हाँ, बोथ बोलो कौन सा होगा आंसर? हाँ, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखो, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स हम लोग डेटा जो कलेक्ट करते हैं उससे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे बोलो, मुझे किस तरीके का डेटा का जरूरत होता है? क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव? बोलो कौन से डेटा से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, देखो जिन्होंने कॉपी में लिखा होगा उनको दिख रहा होगा, एट्रीब्यूट्स का मतलब जेंडर, नेशनलिटी, ये सब होता है क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंसर्न विथ, तो कंसर्न तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज को लेके है, लेकिन अगर यहाँ पर कंसर्न के जगह वर्ड लिखा हुआ रहता डील्स विथ, तो फिर क्या आंसर देते? अगर मान लो कंसर्न विथ के जगह रिप्लेस कर देते हैं, अगर लिखा हुआ रहता डील्स विथ, तो फिर क्या आंसर देते? तब ऑप्शन ए होता। ऑप्शन ए होता। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए क्वालिटेटिव नहीं, ऑप्शन कौन सा होता? स्टैटिस्टिक्स कौन से डेटा को लेके काम कर सकता है? मैम दोनों। अच्छा, दोनों को लेके काम कर सकता है, वो तो कंसर्न विथ होता है। दोनों को लेके काम कर नहीं कर सकता है डायरेक्टली। मैंने लास्ट दिन बार बार बोला था, क्वालिटेटिव को क्या करना पड़ेगा? हम कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रेडियो मिर्ची में जो गाना आता है, गाना लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, दैट इज क्वालिटेटिव। उसके हिसाब से फिर रैंकिंग दिया जाता है। तो क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है क्वांटिटेटिव में। डायरेक्टली क्वालिटेटिव डेटा को लेकर स्टैटिस्टिक्स क्या काम करेगा? जेंडर, मेल, फीमेल, वो स्टैटिस्टिक्स में क्या काम है? स्टैटिस्टिक्स में तो डेटा चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 6 किसी भी फॉर्म में होगा, पॉइंट में हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली क्वालिटी को लेके काम नहीं करता है। जैसे फूल का पत्ती, ठीक है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, इस तरीके के चीजों को, या फिर कलर, ठीक है, इस तरीके के चीजों को लेके काम नहीं कर सकता है। उसको किसी तरीके से क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स डील विथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बट स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हुआ? अगर पूछेगा कंसर्न विथ, कंसर्न तो दोनों को लेके है, लेकिन काम वो सिर्फ क्वांटिटेटिव पे ही कर सकता है, यानी डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा, बट कंसर्न विथ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या वर्ड आने से क्या लिखना है? यस मैम। बाकी लोगों को समझ में आया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस? क्या नहीं समझ में आया? यस मैम। एट्रीब्यूट बोलो, सब तो लिखा हुआ है, अगर तुम लोगों ने लिखा नहीं है तो फिर पढ़ोगे नहीं, कैसे करके होगा? बोलो एट्रीब्यूट, बोलो एट्रीब्यूट का यहाँ से बोलो, एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दिस। बोलो ম্যাম 4 এর আনসারটা কি হবে? 4 এর আনসারটা ডি হবে। बोलो 5th का आंसर बोलो। मैम ए Qualitative. क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, और वो देखो तुम लोग जिन्होंने लिखा है, लिख लिया है, उनको मिल जाएगा। ये देखो
एट्रीब्यूट्स लास्ट दिन मैंने यहीं से तो पढ़ाया था। ये देखो एट्रीब्यूट्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे किसी बेबी का जेंडर, नेशनलिटी किसी पर्सन का, कलर ऑफ ए फ्लावर, ये सब क्या होता है, ये पूरा का पूरा हम लोग का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता है। फूल का कलर, कोई फूल लाल है, कोई हरा है, पीला है, तो ये क्या कोई क्वांटिटी हुआ? ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये लाल रंग का है, ये पीले रंग का है। तो ये एट्रीब्यूट जो है ये क्वालिटी बताता है। जैसे ये बहुत अच्छा इंसान है तो ये हो गया उसका क्वालिटी। इसको बहुत अच्छा स्पोर्ट्स आता है तो ये उसका क्वालिटी हो गया, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, आंसर देने के पहले तुम लोग को बता देते हैं। अगर हमें इनकम का बात है तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्या पर्सनल इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है। अगर पर्सनल इनकम है तो कौन सा वेरिएबल होगा, और अगर बिजनेस इनकम है तो कौन सा वेरिएबल होगा। हम दिखा भी देते हैं, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवाया था। मनी रिलेटेड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रीट होता है, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम लोग मुझे आंसर बताना कि अगर एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन है तो क्या है वो। पहला बात है ये एट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इनकम क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, नहीं। हाँ बोलो कौन सा होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल बी। बी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। 6 का आंसर बी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। देखो क्लियरली लिखवाया हुआ है, अगर हमारा पैसा है, पैसा तो काउंट कर सकते हैं ना, तो वो तो फिर क्वांटिटेटिव तो होगा ही, वो तो क्वालिटेटिव नहीं होगा। और क्वालिटेटिव का ही तो दूसरा नाम एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट तो होने से रहा, बचा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इन दोनों में से कौन सा होगा? जो चीज मेजर कर सकते वही तो वेरिएबल है। अब मेजरमेंट के जो है डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम लोग दो तरीके का वेरिएबल देखते थे, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। अगर किसी पर्सनल पॉइंट व्यू से हम लोग पैसे को डिफाइन करते हैं वो ऑलवेज डिस्क्रीट होता है, लेकिन कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब बोलते हैं वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वहां पर हम लोग पॉइंट वगैरह का डिफाइन। अब किसी पर्सन का सैलरी ऐसे थोड़ी बोलोगे 21.235 लाख ऐसे करके थोड़ी ना बोल सकोगे, ऐसे नहीं होता है। लेकिन किसी बिजनेस में किसी कंपनी का टर्नओवर 21.05 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है, वो हम लोग डिफाइन करते हैं। छोटा छोटा चीजों को वहां डिफाइन किया जाता है। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है पैसे का वैल्यू, लेकिन अगर किसी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो तो वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो एट्रीब्यूट्स और एनुअल इनकम तक हो गया। चलो 7th नंबर, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स का बात हो रहा है तो वो क्या है? एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, नन ऑफ दिस है। बोलो कौन सा होगा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्योंकि देखो अगर हम आउट ऑफ 100 तुम लोगों का जो है टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आउट ऑफ 10, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल देते हैं आउट ऑफ 10। अब आउट ऑफ 10 क्या मिल सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर हम 0.5 प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मतलब तुम लोग देखोगे, हम मेरे पास टेस्ट देते हो तो हम कभी कभी आधा नंबर दे देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली दो तरीके का एग्जाम हो सकता है, एक एग्जाम में ये हाफ का यूज नहीं होता है, एक तरीके के एग्जाम में हाफ का यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी देखो ये सब आइसोलेटेड वैल्यू है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट जो है एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग जो भी यूज करते हैं आइसोलेटेड वैल्यू। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है? 0 से 1 के बीच में और कुछ नहीं मिल सकता है, 1 से 2 के बीच में, या 0 से 2 के बीच में 1 मिल सकता है, 2 से 3 के बीच में जो है कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि किसी को मिल जाए अगर हम हाफ प्रोवाइड नहीं कर रहे। वहीं पर अगर हम हाफ प्रोवाइड करते हैं तो लोगों को ऐसा भी मिल सकता है, मान लो 0 से लेके 10 के बीच में किसी को हम 5.5 भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पर देखो पॉइंट में आंसर आ सकता है। डिस्क्रीट वेरिएबल नॉर्मली पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन मैंने अगर तुम लोग देखोगे ये डेफिनेशन मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट कोई पॉइंट आएगा तो हम तुम लोग को जरूर ये वाला बात समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है when a variable assumes a finite or constantly infinite number of isolated values, तो constantly नहीं सॉरी काउंटेबली, ठीक है, काउंटेबली हम बताते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज हो सकता है। 10 आउट ऑफ 10 लोगों को ये सारे वैल्यूज मिल सकते हैं। तो ये सारे वैल्यूज हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं?
ए वेरिएबल एज्यूम फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। पहले ये समझो, ये हो गया फाइनाइट मतलब इसका एक एंड है, इनफाइनाइट नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, आइसोलेटेड का मतलब हो जाता है कि 0 के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज होगा, और ये फाइनाइट है मतलब काउंट कर सकते हैं। या फिर काउंटेबली, क्या बोला है, काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है कि जिसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो अगर हम हाफ भी देते हैं, तुम लोगों का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसमें 0.5 देना, अगर मेरा हम ऐसे सोच रहे हैं कि 0.5 में भी डिफाइन करेंगे, तो 1 के जगह 1.5 हो सकता है, 2 के बाद 2.5 हो सकता है, 1 के बाद 1.5, 2 के बाद 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, फिर 5, फिर 5.5 एंड सो ऑन। लेकिन ये सब भी देखो ना, 1 और 2 के बीच में सिर्फ 1.5 ही आ सकता है, दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है। सोच के देखो, अगर हम 0.5 प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पेपर में यहाँ पर हम लिखते हैं नो हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स से हम पेपर को डिफाइन नहीं करेंगे, तो जिसको जो भी मिलेगा हम पूरा वैल्यू देंगे। अगर 0 मिला तो 0, 1 मिला तो 1, 2 मिला तो 2, हम 2.5 नहीं देंगे। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया है जहां पर हम आंसर जब मार्क्स प्रोवाइड करेंगे तो हाफ मार्क्स भी प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, हाफ मार्क्स प्रोवाइडेड। अगर ऐसे करते हैं तो हाफ क्या क्या हो सकता है, 1 के बाद 1.5 हो सकता है, क्या 1.25 ऐसा कोई नंबर आ सकता है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए बोल रहा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल जो है, देखो इसीलिए क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल बोल रहा है व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। ठीक है, जैसे ये वाला 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ये क्या है, ये है हम लोगों का काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 ही आएगा, दूसरा कोई डेटा नहीं आएगा। इस चीज को बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। इसीलिए स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर 0.5 प्रोवाइड करने का केस रहेगा तो फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, और अगर नहीं रहेगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, अदरवाइज काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। बोलो तुम लोगों को क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, जो मैंने तुम लोग को बताने का कोशिश किया कि दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर 0.5 नहीं होगा तो 1 के बाद 2 ही मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर 0.5 प्रोवाइड करने का बात है तो 1 के बाद 1.5 किसी को मिल सकता है, फिर 2 ही जाएगा, फिर उसके बाद 2.5, फिर 3, फिर 3.5 एंड सो ऑन। बोलो समझ में आया ये वाला बात? क्या ये वाला बात Yes. समझ में आया तुम लोगों को? हाँ बोलो। यस मैम। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे मान लो 1.01 भी हो सकता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या किसी का मार्क्स 1.01 या एनी वैल्यू हो सकता है अदर देन 1.5? सोच के बताओ, अदर देन 1.5 क्या कुछ और वैल्यू हो सकता है 1 और 2 के बीच में, अगर हाफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो? नहीं मैम, नो सिर्फ मैम। 0.5 में ही आएगा। हाँ, तो इसीलिए ये हम लोग का क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल क्यों होगा? एडमिटिंग ये देखो, अभी यहाँ पर इतने जरूरी नहीं था ये वाला जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी तुम लोगों का कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट तो काम में आएगा ना। ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुम लोग को ये पॉइंट जो है हेल्प हो जाएगा किसी चीज को समझने के लिए। एडमिट न्यूज, कोई नेटवर्क इशू। ठीक है, देखो तब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तब तक नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट क्या होगा, बोलो नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट बताओ क्या होगा? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अभी अभी तो हम लोगों ने कितना बार डिस्कस किया ना, एट्रीब्यूट होगा। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट के अलावा और क्या ऑप्शन होने से तुम लोग उस पर टिक कर सकते थे?
क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, सही, क्वालिटेटिव। अच्छा, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, बोलो, पानी पीने का आदत क्या होगा? वो भी क्या होगा? क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट होगा। हाँ, एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। पानी पीने का आदत, हैबिट, तो वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो कोई भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स जब बताया जाता है वो एट्रीब्यूट होता है। 9th का भी ये हो गया। 10th बोलो, एज ऑफ ए पर्सन, एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, बोलो कौन सा आंसर होगा? मैम ओनली वेरिएबल। ओनली वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल का 2 पार्ट तो हमें डिफाइन ऑलवेज करना पड़ता है। सिर्फ वेरिएबल में कोई आंसर हम लोग नहीं दे सकते। वेरिएबल का 2 पार्ट है ना किसी में तो जाएगा ही। मैम कॉन्टिन्यूअस होगा। मैम फिर हाँ। डिस्क्रीट। नहीं, डिस्क्रीट नहीं, कंटिन्यूअस होगा। इसका मैंने एग्जांपल, अच्छा कंटिन्यूअस होगा क्यों होगा पहले वो बता देते, फिर दिखाते कहाँ लिखा हुआ था। आज अगर मान लो तुम लोग का एज जो है, सपोज मुझे किसी का कम बेसी भी हो सकता है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 18 ईयर्स है, ठीक है। तो कल तुम लोगों का 18 ईयर्स 1 डे हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 ईयर्स 2 डेज हो जाएगा, 18 ईयर्स 3 डेज, ऐसे करके 18 ईयर्स 1 मंथ। क्या 18 के बाद डायरेक्टली 19 ही होगा, या फिर थोड़े 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 करके उसमें वैल्यू आ सकते हैं? अगर हम लोग चाहे तो इसमें वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, बोलो क्या 18 से डायरेक्ट 19 होगा, या फिर 18 या 19 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग एज्यूम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ही वो डिस्क्रीट होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू, सॉरी, कर सकते हैं तो ही वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिस्क्रीट होगा, बोलो। क्या तुम लोगों का एज अगर आज 18 है तो नेक्स्ट 19 ही होगा, या 18 में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता है? ये लो, ये बोलो। होता है 18 years 1 month। हाँ, होता है कि नहीं होता है? मान लो किसी का भी आज बर्थडे है या कल कभी भी है, तो उसके बाद तुम लोग, हम लोग वैसे काउंट नहीं करते, लेकिन हमें तो वेरिएबल को ठीक तरीके से डिफाइन करना है। तो किसी का एज डायरेक्टली 18 से 19 नहीं होता है, हम लोग उसको धीरे धीरे जो है उसका इंक्रीमेंट देख सकते हैं। अब ये देखो, ये चीज को शायद हम लोगों ने यहाँ लिखा है, हम दिखाते हैं, देखो। एज ऑफ ए पर्सन, कंटिन्यूअस वेरिएबल, देखो जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 20 से 21 जो है एज ऑफ ए पर्सन टाइम, ये 20 से 21 ही होगा। किसी का एज अगर आज 20 है, कल 21 ही होगा, ऐसा बात नहीं है। 20 ईयर्स 5 मंथ्स, 20 ईयर्स 6 मंथ्स, ऐसे भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू तुम लोग एज्यूम कर सकते हो, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। मेरा डायरेक्टली एग्जाम्पल इसीलिए दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट में रिलीजियन बेसिस पे जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, तो ये कैसा कलेक्शन है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा, सैंपल डेटा, ए और बी? हाँ बोलो। सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी सेंसस रिपोर्ट से तुम लोग कलेक्ट कर रहे हो, तो कलेक्टेड डेटा को फिर से कलेक्ट करने को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। क्योंकि सेंसस रिपोर्ट जब बना था वो था प्राइमरी डेटा कलेक्शन। जब घर घर जाके पूछा जाता है ना कि आप लोग, मतलब यहाँ जैसे रिलीजियन का बात बोल रहा है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में कितने टाइप, मतलब कितने रिलीजियन के लोग रहते हैं, तो वो जाके ही मतलब पूछा जाता है, इंटरव्यू मेथड बोल सकते हो। लोगों को काम दिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, फिर वो जाके पूछ लेते हैं, ठीक है, घर पे जाके कि आप लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हो। इससे हमें रिपोर्ट मिल जाता है, फिर उस रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट हुआ है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 11th के बाद 12th नंबर, द डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद ए मेजरिंग टेप। जो टेप होता है ना हाइट मेजर करने का, तुम लोग देखे होंगे कभी ना कभी, उससे अगर हम लोग डेटा का हाइट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जहां पर उनका हाइट हम लोग मेजर कर रहे हैं उस टेप से, तो वो क्या कलेक्शन है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस डेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। बाकी लोग, ये भी लिखा है वाइस, मैम प्राइमरी। प्राइमरी होगा। करेक्ट, प्राइमरी होगा। ये कौन से मेथड के अंदर आता है, बोल सकते हो? नाम याद है? ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वेट मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स लोगों को बुला के, मतलब ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन मेथड। ये देख कहां पर गया, ये रहा।
डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ पर मेजरिंग टेप दिया था, हाइट चेक, वेट चेक, देखो सब लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए बोला है ये अगर नहीं लिखोगे तो तुम लोग का ही मेहनत बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया मेरा आंसर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ये दो तो आंसर होता ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, डेटा नहीं होता है, डिस्क्रीट डेटा नहीं होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो 12th का आंसर तुम लोगों का ए हो जाएगा। अच्छा, 13 नंबर में बोलो, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का क्या क्या मेथड होता है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा? ऑल दिस लिखा हुआ है, जो भी ऑल ऑफ दिस। All. हाँ, All of these. ऑल ऑफ दिस, डी होगा। ये देखो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड हम दिखा देते हैं, ये भी हम लोगों ने लिखा है, ये देखो। एक पहले ए पॉइंट दे दिया, इंटरव्यू मेथड, उसमें 3 तरीके का मेथड था, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। उसके बाद मेल क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, और एक था क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। लेकिन हमें वो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें जो भी दिया है उसके हिसाब से तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। एक ऑप्शन कम दिया है, मतलब एक मेथड कम दिया है, तो वो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो ऑल ऑफ दिस उनको देना था, तो ऑल ऑफ दिस दे दिया, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, क्विकेस्ट मतलब टाइम कम लगेगा, उसके बेसिस पे बताना। क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू। हाँ, टेलीफोन इंटरव्यू सबसे ज्यादा क्विकेस्ट है, लेकिन सबसे खराब क्या मिलता है? रेस्पॉन्स, मैम सबसे रॉन्ग खराब इंफॉर्मेशन response। मिलने का चांस है। हाँ, सबसे खराब मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, अगर नेचुरल कैलामिटी होता है तो बोलो कि बेस्ट मेथड कौन सा है? हाँ, पर्सनल इंटरव्यू। Personal interview. नेचुरल कैलामिटी के लिए हो जाता है हम लोग का पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, और अगर रेल एक्सीडेंट होगा तो सबसे एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है डेटा कलेक्शन? हाँ बोलो। इनडायरेक्ट Direct इंटरव्यू। हाँ, ये दोनों देखो मेरा लिखवाया हुआ ही है एग्जाम्पल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखवा रखा है। ये देखो, पर्सनल इंटरव्यू नेचुरल कैलामिटी के लिए, इनडायरेक्ट इंटरव्यू रेल एक्सीडेंट, क्योंकि देखो जब रेल एक्सीडेंट होता है, जो विक्टिम है चाहे उनको कम चोट लगे या ज्यादा चोट लगे, वो वैसे मेंटल कंडीशन में नहीं रहते हैं कि हमें इंटरव्यू दे पाए। तो रेल एक्सीडेंट होने से हम लोग आसपास के लोगों को ही पूछते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ। और नेचुरल कैलामिटी जब होता है तो हम लोग डायरेक्टली जाके जिनको इवैक्यूट किया जाता है ना पहले से ही, एक जगह से दूसरे जगह पे कि यहाँ पानी भर जाएगा, आसपास के स्कूल में इधर उधर जो है इनको रखा जाता है, तो उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। गुड मॉर्निंग साहिल। अच्छा, ये हम लोगों का हो गया, कौन सा वाला नंबर किए, भूल गए, 15, 16, 17। अच्छा, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा कवरेज कौन सा मेथड देता है? मेल क्वेश्चनरी मेथड। सबसे ज्यादा कवरेज हमें देता है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। कवरेज का मतलब कितने ज्यादा लोगों को हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं, है ना। टेलीफोन इंटरव्यू से भी ज्यादा मेल क्वेश्चनियर, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि मैंने 50 लोगों को मेल कर दिया, 50 लोगों को फोन करना पॉसिबल कम हो सकता है, लेकिन 50 लोगों को क्यों, 1000 लोगों को भी मेल कर सकते हो। तो मेल करना सबसे ज्यादा। वैसे यहाँ पर मेल का मतलब 2 तरीके का ही मेल होता है, ईमेल भी होता है और जो है हम लोग का बाय पोस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल क्वेश्चनियर मेथड जो है हमें सबसे ज्यादा कवरेज देता है। अच्छा, फिर 18 नंबर में बोलो, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्सेज इज मैक्सिमम इन, कौन से केस में नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस सबसे ज्यादा है? मेल क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑल दिस, बोलो। मेल क्वेश्चन मेथड। ऑब्जर्वेशन। इसी में होगा। ऑब्जर्वेशन में तो देखो नॉन रिस्पॉन्स होने का कोई चांस ही नहीं है, जो लोग रहेंगे उन्हीं को थ्रू इंस्ट्रूमेंट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट का करो, हाइट का करो या किसी और चीज का करो। इंटरव्यू तो उसी का लेंगे, सामने कोई रहेगा तभी ना लेंगे, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना इंटरव्यू ले लेंगे। तो रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले, मिलेगा तो जरूर। तो मेल क्वेश्चन यार सबको मेल कर रहे, बाई पोस्ट भेज रहे, अब किसी का मन हुआ मेल ओपन करेगा, नहीं हुआ नहीं करेगा, करके भी आंसर देगा नहीं देगा, वो तो उसका पर्सनल चॉइस हो जाएगा ना। तो 18 का आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा।
19 सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है, तो मैंने जो लिखवाया था वहां से तुम लोग देख के बताना कौन सा ऑप्शन सबसे एक्यूरेट लिखा हुआ है, वही तुम लोग को बताना है। हाँ बोलो। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस। क्योंकि देखो ये आंसर ही क्यों होगा, मैंने देखो जब तुम लोग को सेकेंडरी डेटा लिखवाया था ना, ये देखो मैंने क्या क्या बोला था, इंटरनेशनल सोर्सेस होता है, गवर्नमेंट सोर्सेस होता है। सोर्सेस का मेन नाम देखो, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्वासी गवर्नमेंट और रिसर्च पेपर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट जो हमारे ऑप्शन के साथ, लेकिन इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेस ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था। तो ये लाइन यहाँ पर ठीक होने से भी ये वाला पॉइंट हमारा मैच नहीं करता है। हम लोगों ने प्राइमरी सोर्स बोल के कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में। प्राइवेट एंड प्राइमरी, फिर से ये प्राइमरी वाला मैटर ठीक नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। गवर्नमेंट सोर्सेज इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, बट इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसीलिए तुम लोग 19 का आंसर ए देना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सही लिखा हुआ, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, दिख ही रहा है, लेकिन ये दोनों में ये भी बात सही है, ये गलत नहीं है। तुम लोग सोचोगे फिर ये क्यों आंसर नहीं कर रहे हम लोग, गवर्नमेंट सोर्सेस ये भी करेक्ट आंसर है, बट ये ज्यादा करेक्ट है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस दोनों ऑप्शन आ जा रहा है ना, ये देखो इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस। ठीक है, इंटरनेशनल में जैसे हु था, आईएमएफ था, गवर्नमेंट सोर्सेस में जैसे जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये सब था। अच्छा, तो इसीलिए 19 का डी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन उससे ज्यादा परफेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 19 का ए देंगे। और लास्ट दिन के क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कलेक्टेड, सॉरी, ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन internal data are given, external data are given, two or more series are given, a number of related series are given। बोलो क्या होगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी हम याद दिलाते हैं, जब हम लोग किसी इन्यूमरेटर को भेज रहे थे कि जाओ डेटा कलेक्ट करके लाओ, तो कलेक्टेड डेटा में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, हाँ बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी सी ठीक है, मतलब एक्चुअली लैंग्वेज वही बोलना पड़ेगा जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। टू और मोर सीरीज आर गिवन, बात सही है, लेकिन इससे अच्छे लैंग्वेज में एक लिखा हुआ है ऑप्शन, वो बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। ये देखो, ये लैंग्वेज मैंने यूज किया है, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ लिखा था, ये रहा, चेकिंग एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी, ये यहाँ पर है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये रहा इंटरनल व्हेन टू और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा आर गिवन, यही वाला हमें आंसर देना चाहिए। व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, नंबर टू और मोर सीरीज आर गिवन, नहीं टू और मोर रिलेटेड सीरीज आर गिवन, सिर्फ सीरीज ऑफ डेटा से नहीं होगा, सीरीज ऑफ डेटा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरा एग्जांपल अगर याद आ रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर हम लोगों का 29 ऑफ जैन मान लो 1990 है, ठीक है, और वो अपना एज बता रहा है कि मेरा एज अभी 20 इयर्स है आज के डेट पे, मतलब आज क्या है 23 ऑफ अप्रैल 2024, तो ये गलत बात हो जाएगा क्योंकि उसका एज 20 से ज्यादा होगा। तो रिलेटेड डेटा है ना, कि एज को डेट ऑफ बर्थ रिलेट करता है, तो अगर रिलेटेड डेटा कोई गलत दे रहा है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इसीलिए हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है कि नहीं डेटा पे, कि डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रहा है और एज क्या बोल रहा है, कुछ कंसिस्टेंट हो ही नहीं रहा है, किसी के साथ किसी का मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन क्यों देना पड़ेगा, बिकॉज रिलेटेड सीरीज जो है ये परफेक्ट लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा अब आई थिंक 21 वाला भी हम लोग कर सकते हैं। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई डेटा एक्यूरेट कितना है या कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, जैसे वेरीफाई करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, इंटरनल चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग, स्क्रूटिनी, बोथ ए एंड बी, बोलो क्या बोलते हैं। स्क्रूटिनी।
हाँ, स्क्रूटिनी बोलते हैं। देखो मेरा अलग से लिखवाया हुआ है। स्क्रूटिनी ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? चेकिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी मतलब डेटा एरर फ्री होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि 2 और मोर सीरीज ऑफ रिलेटेड डेटा में जो है लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ तक ही पढ़ा हुआ था, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन से पढ़ना था। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी तो पढ़ा था। चलो आगे थोड़ा और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओ नहीं, इसके बाद ना मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ही आ गया। चलो छोड़ो, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखते हैं अभी कितना टाइम बचता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने 21 तक देखो कंप्लीट किया। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने 21 तक कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट दिन जहां तक कंप्लीट किया था उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया था। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो उसमें हम थोड़ा सा पहले और एक बार बता देते हैं। जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको 2 तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिफोर एनालिसिस। ये देखो, प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस। एक होता है प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस। गुड मॉर्निंग शुभम। अच्छा देखो, एक होता है डेटा प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस। प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस एक होता है बिफोर एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या था? एनालिसिस का मतलब किसी भी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका समरी एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसका हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेटा जो है प्रेजेंटेशन होने के पहले जब हम लोग एनालिसिस करते हैं वो एक ऑप्शन होता है, और जब प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके बाद भी एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंक्लूजन। तो सबसे पहले ना हम लोग कैसा डेटा कलेक्ट करते पता है? सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा, ठीक है, मतलब सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया, उसमें ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से जो है सीक्वेंस में रिलेटेड है या फिर उसका मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं? रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी चीजों के बारे में। जैसे तुम लोग देखते हो ना, इंटरव्यू होता है तो देखोगे जो रिपोर्टर होते हैं कितने जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं? रॉ डेटा। ठीक है, वहां पर कोई भी डेटा किसी दूसरे मतलब एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रॉ डेटा कलेक्ट। जैसे मान लो अगर हम तुम लोगों को नोट्स लिखवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओरली बोले जा रहे हैं, तुम लोगों को अगर लग रहा है कि मैम का ये बात मुझे लिख लेना चाहिए, वो लिख लेना चाहिए, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा हिंट्स लिख ले रहे हो। तो वो क्या हो गया? तुम लोग रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तुम लोग पूरा सेंटेंस वाइज नहीं लिख रहे हो, वैसा कुछ मतलब प्रेजेंटेशन के साथ नहीं लिख रहे हो, जस्ट पॉइंट को लिख ले रहे हो कि हाँ ये लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है, या फिर ये हम भूल जाएंगे, मुझे लिख लेना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा कलेक्शन। फिर उस कलेक्टेड रॉ डेटा को तुम लोग क्या कर सकते हो? उसको क्लासिफाई कर सकते हो नीट एंड क्लीन तरीके से, फिर उसका समरी बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने ही अभी तुम लोग को कुछ नोट्स बोला, ठीक है, हम ओरली बोल रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लिख रहे हो उसमें से जो भी तुम लोग को सही लग रहा है, फिर तुम लोग सोच रहे हो कि घर पे जाके इसका हम लोग खुद से नोट बना लेंगे। तो उसको नीट एंड क्लीन तरीके से क्लासिफाई करके कि कौन से पॉइंट के लिए कौन सा चीज एप्लीकेबल है, फिर उसका पूरा एक समरी नोट बना लिए। ठीक है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस। ठीक है, और जब एनालिसिस कर लिए वहां से कि क्या मुझे पढ़ के क्या समझ में आया, नोट जिस बात पे हम लोगों ने बनाया, और उससे हम लोग को एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस। ठीक है, तो 2 तरीके का प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस, प्रेजेंटेशन आफ्टर एनालिसिस। आफ्टर एनालिसिस मतलब कंक्लूजन्स का प्रेजेंटेशन, और बिफोर एनालिसिस का मतलब जो रॉ डेटा मिला है उसको नीट एंड क्लीन तरीके से क्लासिफाई करके उसका समरी बनाना। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस। ठीक है, और प्रेजेंटेशन बिफोर एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता क्या है? देखो, प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या? प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग डेटा को नीट एंड क्लीन तरीके से कंडेंस्ड वे में या फिर प्रिसाइज वे में, ठीक है, जिसको हम समरी बोल रहे हैं, या फिर हम लोग ऐसा डेटा को मतलब अगर हम लोग उसको नीट एंड क्लीन तरीके से, प्रिसाइज तरीके से, कंडेंस्ड तरीके से बना लेते हैं, तो हमारे लिए कंपैरिजन करना भी पॉसिबल हो जाता है, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना भी हमारे लिए काफी
काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं। प्रेजेंटेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमें डेटा नीट एंड क्लीन एंड समराइज्ड वे या कंडेंस्ड या प्रिसाइज, जो भी बोलो लैंग्वेज यूज करो, उस तरीके से हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। और अगर हमारे पास चीज जो है समराइज्ड वे में है तो तुम लोग को कंपैरिजन, जैसे देखो ना अभी मैंने तुम लोग को यही वाला नोट, ये क्या है, डेटा कलेक्शन ही बोल सकते हो कि मैंने हर एक पॉइंट को मतलब एकदम छोटा छोटा समरी करके लिखवा दिया है। और अगर तुम लोग इसको रखते हो अपने पास तो तुम लोगों का क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन करने में काफी आसानी हो जाएगा। लेकिन वास्ट चीजों को पढ़ने जाओगे तो वो जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये क्या है, समरी है, ठीक है, क्लासिफाई है, कैसे कैसे करके क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, नीट एंड क्लीन तरीके से है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, तो हमें इससे कंपैरिजन करना, एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अब देखो ना, जिनके कॉपी में ये नोट था उनके लिए आंसर देना मुझे लगता है आसान है, लेकिन जिनका नहीं है, सिर्फ जिन जो पीडीएफ में ही ध्यान दे रहे हो, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, वहां पर हर एक चीज अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि हेल्प किस बात का होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को किसी एक लॉजिक के थ्रू से प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस या अरेंज करेंगे। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। अब सम लॉजिक का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी है, रुको यहां पर बताते हैं। अच्छा, मैंने कोई जैम बोर्ड ओपन ही नहीं किया है, तो ठीक है चलो यहीं पर बता देते, कोई बात नहीं। मान लो कोई कंपनी है, वो अलग अलग देश में बेचती है सामान, जैसे मान लो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बेचती है, नेपाल में, ठीक है, और मान लो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है, और मान लो और भी यूके में, ठीक है, हर एक जगह पे बेचती है। तो फिर वो क्या कर सकता है, वो ये कंपनी क्या कर सकता है, अपना पूरा जो सेल का डेटा है उसे कैसे प्रेजेंट कर सकता है, उसे कंट्री वाइज प्रेजेंट कर सकता है। अब मान लो इंडिया में अलग अलग जगह पे बेचता है, तो फिर वो उस हिसाब से स्टेट वाइज जो है अपना डेटा को बना सकता है। या फिर मान लो कोई कंपनी का तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब वो चाहे तो प्रोडक्ट वाइज कौन से रीजन में कितना सेल हुआ है उसका डेटाबेस बना सकता है। डेटाबेस अलग अलग तरीके से बन सकता है। जैसे मान लो हम ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं कि कितने लोग सीए पढ़ रहे हैं, कितने सीएस पढ़ रहे हैं, कितने सीए में पढ़ रहे हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। या फिर ऐसा भी डेटाबेस बना सकते हैं, कितने लोग कॉलेज के बाद पढ़ रहे हैं, कितने लोग जो है 12th के बाद पढ़ रहे हैं, कितने लोग जो है 10th के बाद से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है, जरूरत के हिसाब से यानी अपने जरूरत के लॉजिक के हिसाब से हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को अरेंज कर सकते हैं। या फिर मान लो हम लोग अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ठीक है, अब किसको सैलरी ग्रेटर देन 10,000 देते हैं, किसको 10,000 से 20,000 के बीच में देते हैं, उनका नाम हम लोग उनके नाम के हिसाब से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। वो तो देखो हमें कैसा जरूरत है, हम लोग उसके बेसिस पे ही डेटाबेस बनाते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब किसी एक लॉजिक के बेसिस पे डेटाबेस को अरेंज करना और उसे प्रोसेस करना। और ये नॉर्मली 4 तरीके से हो सकता है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, मतलब टाइम बेसिस पे। जैसे कोई कंपनी बोलेगी कि जैसे शेयर का एनालिसिस देखोगे क्रोनोलॉजिकल वे में होता है, पर डे बेसिस पे होता है, पर मंथ बेसिस पे होता है, ठीक है, ईयरली बेसिस पे होता है। जैसे देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, कोई भी शेयर ले लो, जैसे एसबीआई का ले लेते हैं, एसबीआई शेयर। देखो एसबीआई शेयर का देखो यहाँ पर, ये देखो 5 दिन के बेसिस का एनालिसिस, ठीक है, 5 दिन के बेसिस पे अगर तुम लोग देखना चाहोगे, 6 महीने का, ये देखो ये हो गया 1 ईयर का एनालिसिस, 5 इयर्स का एनालिसिस। तो ये सब क्या है, टाइम बेसिस पे। अब टाइम क्या क्या सिर्फ ईयर होगा, नहीं नहीं, ईयर का बात नहीं है, डे वाइज भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मंथली हो सकता है, ईयर टू ईयर हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट ऑन ईयर, ईयर ऑफ ए कंपनी, ईयर टू ईयर ऑफ ए कंपनी होगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन ईयर टू ईयर ऑफ ए कंपनी, ऐसे भी लिख सकते हो। शायद मेरा लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी नहीं, ठीक है, लैंग्वेज ठीक है। और देखो जियोग्राफिकल एरिया बेसिस पे भी हो सकता है, जिसे हम लोग यहाँ पर जियोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि
कोई भी स्टेट वाइज, ठीक है, जैसे वेदर इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम लोग जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसे स्पैशियल भी बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल या स्पैशियल सीरीज, ठीक है। दो हो गया, चार्ट टाइप में दो हो गया, और दो देखो क्या बोला है, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल, और क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव का मतलब हो जाता है कि जब हम लोग डेटा को क्या करते हैं, क्वांटिटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन ए क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम में कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो कि खेलने वाले हैं कमिंग वर्ल्ड कप में, तो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया था, जैसे मान लो कि मैंने बोला है कि कुछ स्टूडेंट का मैंने टेस्ट लिया है जिनको आउट ऑफ 10 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ फुल मार्क्स 10, किसी को 7 मिला, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 9, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4। फिर मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, वेरिएबल क्या क्या मार्क्स मिला है, 7, 5, 3, 9, 7, 5, 3, 9, फिर 3 है, क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 2, 4। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या 7 कितने लोगों को मिला है, एक ही जन को मिला है, 5 एक जन को मिला है, 3 दो जन को मिला है, ये देखो दो स्टूडेंट को 3 मिला है, 9 एक जन को मिला है, 2 एक जन को मिला है, 4 एक जन को मिला है, यानी टोटल 7 लोगों को क्या दिए, 7 लोगों का क्या है यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब मार्क्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब हम लोगों ने क्या किया, इस डेटा को क्वांटिटी में ही रिप्रेजेंट किया। मार्क्स जो है ये खुद एक क्वांटिटी है, इसको भी हम लोगों ने क्वांटिटी में रिप्रेजेंट किया कि 7 एक जन को मिला, 5 एक जन को मिला है, 3 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिला है, 9 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिला है, 2 1 स्टूडेंट को मिला है, 4 1 स्टूडेंट को मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। इसका दूसरा नाम भी है कार्डिनल, याद रखो क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। फिर क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है जो कि एट्रीब्यूट, ठीक है, क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम लोग को लास्ट दिन भी बताया था कि टॉप 10 सॉन्ग्स रेडियो मिर्ची में अगर चल रहा है, उसका रेटिंग देते हैं तो वो क्वालिटेटिव से क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स दोनों डेटा को लेके कंसर्न तो है, बट वो डील कर सकता है ओनली क्वांटिटेटिव को लेके, ठीक है। और अगर हमारे पास क्वालिटेटिव आ भी जाता है तो वो उसको ट्रांसफर करता है क्वांटिटेटिव में, तभी उस पर काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव का और एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग अगर किसी ओलंपिक में मान लो मेडल मिलता है, ठीक है, मेडल क्या क्या होता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ठीक है, और ब्रोंज मिलता है, ठीक है, ब्रोंज मिलता है। अब मान लो कि किसी एक कंट्री में, ठीक है, किसी एक कंट्री का मान लो कि किसी को मिला है, इंडिया का ही कर देते, ठीक है, मान लो इंडिया का जो है गोल्ड मिला है सपोज 46, और सिल्वर मिला है 37, और ब्रोंज मिला है 38, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्ड जो है वो एक क्वालिटेटिव डेटा है, जब हम लोग उसको काउंट कर ले रहे हैं तो क्वालिटेटिव को क्वांटिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कितने सारे गोल्ड मिलना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने सारे गोल्ड मेडल मिले वो हम लोग का क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा हो जाता है। मतलब जब हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड तो एक क्वालिटी है, सिल्वर क्वालिटी है, ब्रोंज एक क्वालिटी है, जो कि डिपेंड करता है कि क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे दिया जाता है, तो ये क्वालिटेटिव नेचर का डेटा है। लेकिन जब हम लोग इसको काउंट करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का क्या हो गया, क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। पहला मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, टेक्सचुअल। टेक्सचुअल डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में ना तुम लोगों को हर तरीके का मोड ऑफ प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ये टेक्सचुअल भी मिलेगा, टेबुलर भी मिलेगा। जैसे अगर पैराग्राफ वाइज कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ वाइज, जैसे देखो हम यहाँ पर तुम लोग को दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो रुको, चलो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही दिखाते हैं, ऐसे करके एसबीआई, हम जस्ट एसबीआई का विकी सर्च करते हैं कि कब से बना हुआ है बैंक, क्या है नहीं है। ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विकिपीडिया, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना, ये अगर तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर्स, ये वो, ठीक है। ये जो पूरा इतना लिखा हुआ है ना, ये है टेक्सचुअल डेटा। ये क्या पूरा नीचे ये भी जो लिखा हुआ है टेक्सचुअल, मतलब पैराग्राफ वाइज अगर कोई भी डेटा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं टेक्सचुअल डेटा। तुम लोग को तो पता ही होगा, टेक्स्ट वगैरह तुम लोग बोलते ही रहते हो, टेक्स्ट कर देना, ये कर देना, ठीक है। ये हिस्ट्री दिया हुआ है, कब ये बैंक बना क्या नहीं। तो अभी तक मुझे जो भी दिख रहा है सभी जो है पैराग्राफ वाइज ही दिया हुआ है। चलो पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, देखते हैं कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर जिससे हम तुम लोग को दूसरा प्रेजेंटेशन बता पाए। हाँ ये देखो, ये कैसा प्रेजेंटेशन है, बोल रहा है कि शेयर होल्डिंग कैसा है एसबीआई का। बोल रहा है प्रोमोटर होल्डिंग है 57.49%, एनआरआईज ये वो क्या दिया हुआ है 10.36%, बैंक इंश्योरेंस कंपनी का 9.02, म्यूचुअल फंड इतना, अदर्स इतना, टोटल 100%। तो ये जो है ये है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन, इसे हम लोग बोलते हैं टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। और इसके पहले जितना भी मुझे दिखा वो सारे के सारे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ही थे। तो वही हम बोल रहे हैं कि तुम लोग न्यूज़पेपर देखोगे रोज का, तो वहां तुम लोग को टेक्सचुअल भी मिलेगा, टैब्यूलर, कुछ ना कुछ चीज का टैब्यूलर फॉर्म मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही बोला है, टेक्सचुअल फॉर्म का मतलब व्हेन टेक्स्ट इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पैरा और सेंटेंस, पैरा या सेंटेंस अगर हम लोग बना के टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेशन। जैसे हाइट ऑफ ए एंड बी इज 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये मैंने क्या लिखा है, एक पूरा सेंटेंस बनाया, पैरा तो नहीं लिखा है क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा, ये एक सेंटेंस बनाए। तो सेंटेंस हो या लगातार बहुत सारे सेंटेंस से बने हुए पैरा हो, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है टैबुलर और टैबुलेशन फॉर्मेट, डेटा को जब हम लोग कैसे शो करते हैं, डेटा शो इन फॉर्म ऑफ टेबल, अगर टेबल के फॉर्म में डेटा को शो करते हैं उसे बोलते हैं टैबुलर या टैबुलेशन। जैसे कि देखो ए बी सी, ये तीनों का हाइट क्या है 160, 165, 175। तो देखो 160, 165, 175 ये हाइट का कॉलम बना लिए, ये पर्सन्स या तुम लोग नेम ऑफ पर्सन्स लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। तो सेम यही वाले सेंटेंस को मैंने टेबल पे प्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस में प्रेजेंटेशन या फिर टेक्सचुअल फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन, ये हम लोग का हो गया प्रेजेंटेशन थ्रू टैबुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो टैबुलर फॉर्मेट है ये प्रेफर्ड फॉर्मेट है ओवर टेक्सचुअल। क्यों, टेक्सचुअल बोरिंग है, ठीक है, बोरिंग है, पढ़ने में काफी टाइम लगता है। देखो ना, ये पूरा एक सेंटेंस पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो एक ही बात बहुत आसानी से समझ जाओगे। अच्छा ये हाइट दिया हुआ है किसका, ए बी सी का, अच्छा ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना, लेकिन इसको पढ़ने में टाइम लगता है। हाइट ऑफ ए बी सी 160, 165, 175, फिर ढूंढोगे अच्छा ए का फिर कितना है इन तीनों में से, अच्छा ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये वाला है, लेकिन इसमें कितने अच्छे से समझ में आता है। तो जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है वो भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं होता है, लेकिन ये बोरिंग है और थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन टैबुलर मेथड जो है ये प्रेफर्ड ओवर टेक्सचुअल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि यूजफुल इन इजी कंपैरिजन। देखो कंपेयर करने में आसान है, तो सबसे ज्यादा हाइट किसका है, अगर मुझे ये कंपेयर करना है तो सी का, सबसे कम हाइट किसका है, ए का, लेकिन इसमें ना मुझे अगर हम कंपेयर कर भी लेंगे ये तो सबसे ज्यादा है, अच्छा फिर ये किसका है, फिर ढूंढेंगे, अच्छा ये सी का है। यहाँ तो देखो मैंने एक लाइन लिखा है, जब लगातार बहुत सारे लाइन लिखे हुए रहते हैं तो उस चीज को हमें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इजी कंपैरिजन है, इसीलिए टैबुलर मेथड जो है ज्यादा प्रेफरेबल है टेक्सचुअल फॉर्मेट से। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी एक कंपनी का होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी, मान लो किसी एक कंपनी का पूरे एक साल का सेल, अब सेल जैसे मान लो कोई कंपनी बोल रही है हम 7 डेज के गैप में सेल को रिकॉर्ड करेंगे या डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे, तो कितना सारा डेटा होगा। अगर वो सारी चीजों को टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखोगे तो जो पढ़ेगा उसको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी को अगर तुम लोग ऐसे एक्सेल सीट, देखो वो तो हाथ से ड्रॉ नहीं होगा, एक्सेल सीट में क्या होगा, पूरे आज का सेल इतना, मान लो आज का सेल 10 लाख, कल हुआ है 10.5 लाख, फिर ऐसे करके पूरा एक एक्सेल सीट में अगर कंपनी अपना पूरा लगातार डे टू डे का डेटा यहाँ पर डेट वाइज रिकॉर्ड करती है तो उसे आराम से दिखेगा कि कौन से दिन का कौन सेल कितना हुआ था, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा मतलब बहुत सारा डेटा या कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो भी होगा, चाहे वो कॉम्प्लिकेशंस किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे वो बहुत ही छोटा छोटा डेटा है या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो
कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी हम लोग टेबुलर मेथड के थ्रू से बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और दूसरा, टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम। अगर तुम लोग को कोई डायग्राम बनाना है तो टेबल क्रिएट करना मस्ट है। मतलब तुम लोग अगर कभी एक्सेल सीट में काम किए होगे, कभी प्रोजेक्ट बनाए हो स्कूल के लिए या फिर कुछ, तो देखना वहां पर क्या होता है, तुम लोगों को अगर टेबल बनाना है तो पहले एक्सेल सीट बोलेगा डेटा एंटर करना है। एक्सेल सीट में जैसे मान लो 2021, 2022, 2023, 2024 का हम लोगों ने लिख लिया सेल, 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 20 लाख, ये जब मतलब डेटा एंटर कर दोगे, ठीक है, ये मान लो मैंने लिख दिया सेल, ये डेटा तुम लोग को एक्सेल सीट में एंटर कर देना है। फिर इससे जब तुम लोग डायग्राम बनाने के लिए सोचोगे तो इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके तुम लोग जब उसको एक्सेल सीट में चार्ट में जाओगे, चार्ट बोल के एक ऑप्शन होता है, चार्ट में जाके जब उसे मतलब यहाँ पर पिक करके चार्ट में जाओगे, फिर वहां पर अपने पसंद का जो है डायग्राम सिलेक्ट करोगे, तो देखना इसी डायग्राम के, इसी डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली डायग्राम बन जाता है। तो अगर हमें कभी भी डायग्राम प्रेजेंटेशन बनाना है, अब डायग्राम का मतलब क्या है, तुम लोग सोचोगे डायग्राम क्या होता है, डायग्राम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो डायग्राम का मतलब ऐसे ऐसे, ये एक डायग्राम हो गया, या फिर बार फॉर्मेट में, ठीक है, ये एक डायग्राम हो गया, अलग अलग तरीके का पाई चार्ट, ये भी एक डायग्राम है। तो अगर डायग्राम बनाना है तो हमें टेबल फॉर्मेट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना टेबल के कभी भी डायग्राम नहीं बन सकता है। तो टेबल फॉर्मेट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है नो एनालिसिस पॉसिबल विदाउट डायग्राम, तो डायग्राम नहीं बनेगा अगर टेबल नहीं बनेगा, और अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो एनालिसिस करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टेबुलर फॉर्मेट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टेबुलर फॉर्मेट के बिना हम लोग अपना जो है डेटा का प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो इसके बाद बोला है इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ टेबल। टेबल का इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है जिसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये काफी जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ टेबल देखो, जिसमें सबसे पहले क्या बोला है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, ठीक है। टेबल में मैंने क्या क्या लिखा है देखो, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर, टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है मैंने स्टेटस, जेंडर, जेंडर मैंने लिखा है मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मतलब मुझे ट्रेड यूनियन में कितने मेल है कितने फीमेल है और कितने टोटल लोग हैं वो लिखना है। नॉन मेंबर कितने हैं, मेल कितने, फीमेल कितने टोटल, वो लिखना है। और टोटल कितने मेंबर है, मतलब मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और नॉन मेंबर दोनों मिला के टोटल कितने लोग हैं, मतलब ये मेल और ये मेल का टोटल, ये फीमेल और ये फीमेल का टोटल, ये टोटल जो है फिर ये दोनों का टोटल करके हमें ये मिल जाएगा। ये इन जनरल फॉर्मेट में मैंने टेबल बनाया है, ठीक है। तो देखो टेबल में ये जो है, ये देखो, अगर हम लोग ऐसा कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ और एक बार बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये सबको क्या बोलते हैं पता है, ये सबको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है, रो बोलते हैं। तो टेबल में ये जो इधर का जो फॉर्मेट है इसे हम लोग रो बोलते हैं, और ये जो है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो टेबल का मतलब हो गया रो और कॉलम का मिक्स्ड अप। लेकिन यहाँ पर टेबल को हमें पढ़ने के लिए देखो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, टेबल का कैप्शन किसे बोलते हैं, बोल रहा है कि अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स कॉलम एंड सब कॉलम। बोल रहा है कि टेबल का अपर पार्ट जिसमें कॉलम और सब कॉलम है उसे हम लोग कैप्शन बोलते हैं। कॉलम मतलब ये देखो, ये मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन ये कॉलम है, नंबर ऑफ मेंबर ये कॉलम है, और ये जो टोटल लिखा हुआ है ये कॉलम है। और सब कॉलम क्या है, ये वाला, मतलब ये कॉलम का मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, ये हम लोग का क्या है, सब कॉलम है। तो कैप्शन का मतलब क्या हो गया, कैप्शन का मतलब कॉलम और सब कॉलम का टोटल को बोला जाता है कैप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पूछ लेता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कॉलम में मेंबर नॉन मेंबर और टोटल, और सब कॉलम में मेल फीमेल टोटल वाला पोर्शन, मतलब कहां से कहां हम लोग का कैप्शन होगा। कैप्शन का मतलब हम लोग का, ये देखो हम ये कलर से दिखा देते हैं, ये जो है ये पूरा पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन है ये हम लोग का है कैप्शन, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हम लोग का कैप्शन है, कॉलम्स एंड
सब कॉलम्स, कॉलम एंड सब कॉलम का टोटल को हम लोग बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बॉक्स हेड। बॉक्स हेड का मतलब क्या होता है, बॉक्स हेड का मतलब हो गया ये पूरा कैप्शन लेना है, मतलब एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स कॉलम प्लस सब कॉलम प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब कॉलम और सब कॉलम मिलके क्या हुआ था, कैप्शन। मतलब बॉक्स हेड का मतलब कैप्शन वाला पोर्शन तो आएगा ही, प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है वो भी आएगा, जिसको हम लोग, ये तो समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, हर जगह पे तो मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा हुआ रहेगा वो जरूरी नहीं है, तुम लोग ये समझ रहे हो ना। ये एक एग्जाम्पल है टेबल का। यहाँ पर टेबल में जेंडर की जगह कुछ और भी हो सकता है, ईयर 2009 2010 की जगह कुछ और भी हो सकता है, मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन की जगह कुछ और भी हो सकता है, या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है, मेल फीमेल टोटल। ये तो जस्ट एक टेबल है, हम ये बता रहे कि टेबल के कौन से पोर्शन को क्या बोला जाता है। तो मैंने बोला ये देखो, कॉलम और सब कॉलम का जो टोटल होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैप्शन, ठीक है, जो मैंने रेड कलर से किया। अब देखो हम थोड़ा यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा कलर का यूज कर रहे हैं। देखो दूसरा कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे देखते हैं। और अगर हम लोग टेबल को यहां से यहां तक ले रहे हैं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जब हम लोग ले रहे हैं, मत उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड। मतलब क्या आ जाएगा, कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड, ठीक है। इसके बाद आता है स्टब। स्टब मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो, ठीक है, लेफ्ट पार्ट। अब टेबल का लेफ्ट पार्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली टेबल का लेफ्ट पार्ट जो है इधर होगा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट पार्ट मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो हमारे रो को डिस्क्राइब करेगा। तो रो का नाम क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे रो का नाम है मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टब, इसको हम लोग बोलते हैं स्टब, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो दिखा देते हैं। स्टब का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, मतलब जेंडर यूनिट ईयर, ये देखो जेंडर यूनिट ईयर, जेंडर यूनिट ईयर, ठीक है। ये पूरा मिला के हम लोग का क्या, अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, ये भी बता देते हैं। ये देखो ये यहां से होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग का होता है स्टब, ये वाला पोर्शन स्टब होगा। और ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये वाला हम लोग का हो जाएगा बॉक्स हेड, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा बॉक्स हेड। और ये जो अंदर का है इसको हम लोग बोलेंगे स्टब, ठीक है, इसको हम लोग, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे कैप्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैप्शन। कैप्शन मतलब कॉलम और सब कॉलम का मिक्स्ड अप, ठीक है, कॉलम और सब कॉलम। बॉक्स हेड का मतलब कैप्शन प्लस, ये देखो बॉक्स हेड का मतलब क्या था, कैप्शन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये देखो एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। अपर पार्ट ऑफ द टेबल में कैप्शन में हम लोग ये वाला पोर्शन को स्किप कर रहे थे, लेकिन एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल लेने से वो हो जाता है बॉक्स हेड, ठीक है। स्टब का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रो को डिस्क्राइब कर रहा है। बॉडी का मतलब मेन कंटेक्स्ट, मतलब ये जो खाली जगह है जिसमें हम लोग डेटा को पुट कर सकते हैं, जिस भी चीज का हम लोग डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। उसमें सिर्फ ये इतना पोर्शन इंक्लूड होगा, ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे बॉडी, ठीक है। टेबल का बॉडी मतलब ये वाला पोर्शन जहां पर हम लोग डेटा फुलफिल करते हैं। और कहां से ये डेटा मिला, सोर्स ऑफ डेटा नीचे लिखा हुआ रहता है एज ए फुट नोट, ठीक है। सोर्स ऑफ डेटा कहां लिखा हुआ रहता है, टेबल के नीचे एज ए फुट नोट। ये देखो सोर्स ऑफ डेटा फुट नोट ऑफ द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये तुम लोग को जरूर याद रखना है। तो फुटनोट, तो ये देखो सोर्सेस ऑफ डेटा जो कि फुटनोट ऑफ द टेबल में लिखा हुआ रहता है, ये तो आसान है। बॉडी, बॉडी यानी जिसमें हम लोग डेटा को फिल अप करेंगे, जितने से जगह पे, वो होता है बॉडी, ठीक है। अच्छा, और जब यहां से लेके यहां तक का हम लोग पूरा लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैप्शन, मतलब कॉलम और सब कॉलम, कॉलम और सब कॉलम का टोटल को बोला जाता है कैप्शन। और कैप्शन प्लस होल अपर पार्ट ऑफ द टेबल जब हम लोग ले लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स हेड, ठीक है। और जब हम लोग सिर्फ लेफ्ट पार्ट लेते हैं जो कि रो को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टब, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट हम लोग को जरूर से याद रखना है।
कि टेबल का अलग अलग पोर्शन का नाम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। डायग्रामेटिक फॉर्म क्या होता है, बोल रहा है डायग्रामेटिक फॉर्म कैन बी हेल्पफुल फॉर लेमैन हैविंग मच नॉलेज ऑफ द मेंबर विदाउट हैविंग मच नॉलेज ऑफ नंबर। बोल रहा है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जो कि लेमैन यानी जिसको इस डेटा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है वो भी समझा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ऐसे 3 बार डायग्राम बना लिया, ठीक है। ऐसे 3 बार डायग्राम मैंने बना लिया, जिसमें मैंने ये किस चीज का डायग्राम बनाया, मान लो मैंने बनाया है रेनफॉल का डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बार, बार बोलते हैं, ठीक है। ये बार डायग्राम बनाया है। अच्छा, अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो कौन से जगह पे सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ है अगर ये पता करना है तो बी, ठीक है, क्योंकि बी का डायग्राम सबसे हाई है। तो देखो, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो भी कोई भी डायग्राम देख के बता सकता है कि यहाँ पर रेनफॉल जो है ये वाले प्लेस में सबसे ज्यादा हुआ है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो ज्यादा नॉलेज किसी को अगर नहीं भी होता है नंबर रिगार्डिंग तो भी वो उसे यानी लेमैन भी इसे समझ सकता है। या फिर मान लो मैंने बोला किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब अपर चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम देख के भी लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए डायग्राम प्रेजेंटेशन जो है वो लेमैन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो किसी भी इंसान के लिए ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। हिडन ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड, बोल रहा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे देखो, अगर हम लोग किसी कंपनी का ऐसा कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम बना है जिसमें हम लोग कंपनी का क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये प्रॉफिट का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये देखो छोटा छोटा जो फ्लक्चुएशन हुआ है कि कितने प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये चीज अगर हम लोग जैसे मान लो लिखा 10.1 और 10.01, ये जो है ये डिफरेंस कितना है वो समझने में हमें जितना टाइम लगेगा, अगर हम लोग इसी पॉइंट को अगर डायग्राम में देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कितना कम कम फ्लक्चुएशन है। देखो जैसे हम तुम लोगों को दिखाते हैं फ्लक्चुएशन, छोटा छोटा फ्लक्चुएशन भी कैसे हम लोग डायग्राम के थ्रू से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे ये देखो एसबीआई का शेयर लेते हैं, देखो एसबीआई का शेयर, ये देखो यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखना, ठीक है, फ्लक्चुएशन देखना, जैसे 5 साल का फ्लक्चुएशन देखो, कितना छोटा छोटा फ्लक्चुएशन भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पर ये देखो, देखो 312 रुपए 50 पैसा, 308 रुपए 10 रुपए, ऐसे ऐसे ये देखो ये चलता जा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे हम लोग इसको पेन को हम हटा रहे हैं, देखो छोटा छोटा फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है कि ये डायग्राम कैसे बनाए। जैसे यहाँ पर प्राइस देखो दिख रहा है 530.45 है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें छोटे से छोटे फ्लक्चुएशन को समझा देता है, ठीक है। वही लिखा है हिडन ट्रेंड, मतलब अगर कहीं पर थोड़ा 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 करके भी मतलब इंक्रीमेंट दिख रहा है, चाहे किसी भी चीज का हो, प्रॉफिट का हो, शेयर प्राइस, जिस भी चीज को लेके हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हिडन ट्रेंड भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू से आसानी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेबल इज मोर एक्यूरेट देन डायग्राम, लेकिन फिर भी टेबल हमारा जीत जाता है हर जगह पे। टेबल जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, डायग्राम से भी एक्यूरेट है। क्यों, जैसे मैंने अभी बोला 10.1 और 10.01 या 10 मान लो 9, ये डेटा का जब हम लोग को प्लॉटिंग करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा एकदम एग्जैक्ट प्लॉटिंग तो कर नहीं पाते। जैसे मान लो यहाँ 0 ले लिया, फिर यहाँ 5, अब इसके बीच में हमें चेक करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ को हम लोग स्मूथ कर्व बना देते हैं। स्मूथ कर्व का मतलब है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको राउंड अप वगैरह करके स्मूथली उसे ड्रॉ करने के लिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को। लेकिन टेबल में इग्नोर करने का जरूरत नहीं, टेबल में हम लोग ये पूरे डेटा को एज इट इज लिख सकते हैं, इग्नोर करने का जरूरत नहीं। जैसे हम लोग 10.99 को 11 लेके यहाँ पर कर दिया, या फिर इसको एड ऑन कर दिया डेटा को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के, यहाँ पर ड्रॉ करने के टाइम पे। मतलब हम लोग कभी कभी जब हमारा बहुत छोटा 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 ऐसा डेटा होता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, स्मूथ कर्व की तरह ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशंस को कभी कभी क्या होता है, ले नहीं पाते हैं जरूरत के हिसाब से, तो हम लोग स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देते हैं, तो तब टेबल हमारा ज्यादा एक्यूरेट
एक्यूरेट हो जाता है। तो मेन क्या बात निकल के आया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लेमैन को भी समझ में आता है, छोटे छोटे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर देता है, लेकिन कभी कभी अगर हम लोग स्मूथ कर्व ड्रॉ कर देते हैं, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए कि हमें छोटा छोटा पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और उसे स्मूथ कर्व में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है भाई ऐसे इतना छोटा छोटा कौन दिखाएगा, मतलब ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अगर हम लोग स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन एकदम सही प्रोवाइड नहीं कर पाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो इसका एक नेगेटिव या लिमिटेशन है। तो टेबल जो है वो एक्यूरेट होता है और डायग्रामेटिक फॉर्म अट्रैक्टिव होता है, ये तुम लोग को सब मिलेगा एमसीक्यू जब तुम लोग करोगे। डायग्रामेटिक फॉर्म अट्रैक्टिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन टेबल का फॉर्मेट जो है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन डायग्रामेटिक फॉर्म हमारा ऑलवेज एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन टेबल फॉर्म ऑलवेज एक्यूरेट होता है, ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायग्राम, कितने टाइप का डायग्राम होता है, ठीक है। जैसे देखो 3 टाइप का डायग्राम तुम लोग को पढ़ना है, जैसे कि पहले बोला है लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट, ये 3 तरीके का डायग्राम पढ़ना है। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। लाइन डायग्राम कैसे देखने में होता है हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं। देखो लाइन डायग्राम कैसे देखने में होता है, यहाँ से दिखाते हैं, क्योंकि हम ड्रॉ करेंगे तो मेरा उतना अच्छा होगा नहीं। लाइन डायग्राम, ये वाला, ठीक है। ये वाला हम लोग का क्या है, लाइन डायग्राम है। यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रॉफिट इन लाख रुपीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल हाउस, किसी एक इंडस्ट्री का 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का हमें क्या बताया है, प्रॉफिट बताया, कितना कितना 5, 8, 9, 6, 12, 15 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग ए सूटेबल डायग्राम। तो ये लाइन डायग्राम से प्रेजेंट किया हुआ है। क्या प्रेजेंट किया है, देखो 2000 यहाँ पर टाइम को कहाँ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस में, और जो प्रॉफिट है ये एक्चुअली प्रॉफिट बता रहा है ना, प्रॉफिट इन लाख, 5 लाख 8 लाख, इसको कहाँ रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस में। अब देखो 2009 में प्रॉफिट कितना था, 5 लाख, तो ये रहा 5, तो ये यहाँ पर 2009 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर 2010 में कितना था, बोल रहा है 8 लाख, 8 लाख कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में, तो 5 और 10 के बीच में 5 का गैप है, तो 5, 6, 7, 8 लगभग ये वाला पॉइंट होगा जो कि इन्होंने कर रखा है, तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। 8, 8 के बाद 9, 10, तो यहाँ पर दिखाया है 2010। 11 में कितना है, 11 में बोल रहा है 9 लाख, 9 लाख मतलब जस्ट इसके थोड़ा ऊपर होगा, और 10 के नीचे ये देखो 9 लाख यहाँ पर किया है। उसके बाद 6 लाख, 2012 में 6 लाख, 6 लाख मतलब 5 के एक पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को ड्रॉ लेकिन करने नहीं देगा, लेकिन इस चीज को समझोगे तो याद रखने में आसानी होगा कि लाइन डायग्राम क्या होता है। फिर देखो 2013 में हमें दिया हुआ है 12 लाख, ठीक है। 13 में 12 लाख, 12 लाख मतलब 10 के बाद और 15 के नीचे होगा, 10, 11, 12, तो लगभग ये वाला 12 लाख इन्होंने कर रखा है 13। फिर 2014 का कितना है, 15 लाख, 15 लाख मतलब ये वाला, ये देखो जस्ट यहाँ पर कर रखा है। और 2015 में बोला है हम लोगों को 15 लाख, 15 लाख मतलब सॉरी 24 लाख, 24 मतलब जस्ट 25 के नीचे, ये देखो यहाँ पर कर रखा है। अब उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, ये सारे लाइन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया लाइन डायग्राम, ठीक है। लाइन डायग्राम ऐसे होता है। अब इसको हम पढ़ाते हैं, देखो मैंने क्या लिखा है, क्या क्या पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। ये बन गया लाइन डायग्राम, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट तुम लोग को समझने से मतलब है। प्लॉटिंग पॉइंट्स इन ग्राफ, ग्राफ पेपर में हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो देखो पॉइंट को प्लॉट करने का मतलब ये जो भी पहले गोल गोल सर्कल बनाया, तो ये पॉइंट को ही हम लोगों ने सबसे पहले जो है प्लॉट किया है। कहां पर, ग्राफ पेपर में किया जाता है। क्यों किया है ग्राफ पेपर में, इसे प्लॉट करने के बाद करना क्या है, ज्वाइन कर देना है ताकि हमें एक लाइन मिल जाए। तो लास्ट में मैंने क्या दिखाया कि ये सब ज्वाइन कर लिया तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। कब तुम लोगों ने किया भी होगा ग्राफ का यूज कभी ना कभी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यूज जनरली फॉर टाइम सीरीज वेरिएबल y इज प्लॉटेड अगेंस्ट t। बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है,
टाइम सीरीज जो होता है, टाइम सीरीज मतलब टाइम वाइज जो डेटा हमें दिया हुआ रहता है, वेरिएबल वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, वेरिएबल वाई को हम लोग प्लॉट करते हैं टी के अगेंस्ट में। मतलब ये बोला जा रहा है कि टाइम एक्स एक्सिस में रहता है और जो हम लोग का प्रॉफिट या जो भी अलग वेरिएबल होता है जो वेरी कर सकता है वो हमारा वाई एक्सिस में रहेगा। ठीक है, यही चीज बोलना चाह रहा है ये वाला पॉइंट कि टाइम जनरली, ये कोई फिक्स रूल्स नहीं है, जनरली टाइम को हम लोग कौन से एक्सिस में देते हैं, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लोग जो भी वेरिएबल यूज करें, प्रॉफिट हो सेल हो, उसको दिखाते हैं। और प्लॉटिंग कैसे होता है, टाइम के अगेंस्ट में हम लोग वेरिएबल वाई को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2009 के अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट को प्लॉट किया, 10 के अगेंस्ट में, 11 के अगेंस्ट में, 12 के अगेंस्ट में, 13 के अगेंस्ट में, 14 के अगेंस्ट में, 15 के अगेंस्ट में, यही चीज बोला है। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जनरली फॉर वाइट फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट इज यूज्ड। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताते हैं। अगर हम लोगों का जो वाई वेरिएबल्स है, मतलब चाहे वो प्रॉफिट का हो या सेल का, वो अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट। तो ये लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट क्या होता है वो समझाते हैं। देखो वो भी मेरा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हम दिखाते हैं। देखो जैसे मेरा प्रॉफिट है 2012 में 10, ये लो, ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, हाँ चलो आगे। 2000 पहले यहाँ देखते हैं लिखा जा रहा है। हाँ देखो 2012 में 10 लाख, फिर 100 लाख, फिर 1000 लाख, फिर 10,000 लाख। अगर इस चीज को हम लोग डायग्राम में प्लॉट करने जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है 12, 13, 14, 15 जो कि ईयर वाइज दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि वाई एक्सिस में हम लोग टाइम को लिखते हैं, फिर यहाँ पर लाख में मुझे लिखना है, मैंने लिखा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब अगर मुझे 10,000 लाख तक जाना है, इस तरीके का डायग्राम हम लोग ग्राफ पेपर में मतलब उसमें ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, हम लोग उस पूरे डायग्राम को पेपर में प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर वाइट फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि ये हम लोग लिख के कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, अगर 10 से 10,000 तक जाना है तो ग्राफ पेपर कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है हमें यूज करना चाहिए लॉग का, जिसको बोलते हैं लॉग चार्ट या रेशियो चार्ट। क्या होगा, लॉग का यूज कैसे होगा, देखो क्योंकि तुम लोग लॉग पढ़ चुके हो सभी कोई, तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 लाख को लॉग 10 लाख, 100 को लॉग 100, 1000 को लॉग 1000, 10,000 को लॉग 10,000 कर दिया। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, तो बोलो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, तुम लोग को पता है 1 होता है। तो log 100 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 100 यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर को क्या लिखोगे 2 log 10। ठीक है, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 2 into 1 कितना हो गया 2। log 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, log 1000 मतलब 10 का क्यूब, तो 3 सामने आ जाएगा, 3 log 10। ठीक है, अब log 10 का मतलब 1 होता है, तो 3 into 1 यानी 3 हो गया। ठीक है, सेम तरीके से log 10,000, 10,000 मतलब 10 to the power 4, अब 4 सामने आ जाएगा, 4 log 10 तो कितना हो जाएगा 4 into 1 यानी कि 4। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा को देखो ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग लॉग कि हम लोग इसे आराम से प्लॉट कर सकते हैं 1 2 3 4। अब देखो ये आसानी से प्लॉट हो जाएगा। जैसे 2012 में 1 प्रॉफिट होगा, ये देखो 1 प्रॉफिट, फिर 2013 में प्रॉफिट 2 हो रहा है, तो ये देखो मैंने 2 के यहाँ पर सर्कल बनाया था, और 14 में 3 हो रहा है तो यहाँ सर्कल बनेगा 3 के अगेंस्ट में, और यहाँ 4 का। ठीक है, फिर ये लाइन हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब वाइट फ्लक्चुएशन होता है तो हमें डायरेक्ट डेटा को यूज नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग बना ही नहीं पाएंगे अपने ग्राफ को। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, लॉग चार्ट, जिसको हम लोग रेशियो चार्ट भी बोलते हैं। ये देखो फॉर वाइट फ्लक्चुएशन लॉग चार्ट और रेशियो चार्ट इज यूज्ड, जहां पर लॉग वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी। लॉग वाई का जो भी वैल्यू आएगा, मतलब बेसिकली वाई को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया जाएगा, जैसे पहले भी प्लॉट किया जा रहा था। वाई को, ये जो वेरिएबल वाई है, इसे ये देखो, ये जो वाई है मतलब ये प्रॉफिट का डेटा, इसे हम लोग क्या करेंगे टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे, जैसे पहले भी कर रहे थे। बस लॉग चार्ट का यूज करके इसका जो फ्लक्चुएशन है इसको कम कर देंगे, ताकि हम लोग अपने पेज में इसको पूरा पूरा लिख पाए। अदरवाइज तुम लोग अगर देखोगे 10 लाख, 100
100,000 कभी भी ग्राफ पेपर लेके कोशिश करके देखना, पेपर में आना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट बोला है फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम यूनिट का डेटा होगा तब हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट। अब ये क्या होता है मल्टीपल लाइन चार्ट, क्या नया चीज है। देखो मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होगा, मान लो ये देखो मेरे पास सेल है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ठीक है, और मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख। अगर ये दोनों क्या है, सेम यूनिट के है, क्योंकि सेल भी रुपीज में होता है, प्रॉफिट भी रुपीज में होता है। अब ये दोनों चीज को मुझे एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर ऐसे करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, 15 और 25 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, ये 15, 20, 5 का गैप में 25, ठीक है। मेरा तो फ्री हैंड्स में कितना अच्छा होगा आई डोंट नो, देखते हैं। फिर भी ये बाहर साइड लिखना चाहिए मुझे। 10, 15, 20 और 25, 20 और 25, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, सेल का डेटा यहाँ प्लॉट कर दिया है, और ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 लिख दिया, ठीक है। अब ईयर 1 में सेल कितना है, 10 लाख, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ईयर 2 में सेल कितना है, 15 लाख, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ईयर 3 में सेल कितना है, ईयर 3 में सेल है 25 लाख, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अब मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट बोल रहा है 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख। ईयर 1 में है 5 लाख, 5 लाख मतलब 0 से लेके 10 के बीच, मतलब ये मिडिल में हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख का मतलब ये 10 है, 5 मतलब थोड़ा सा और भी नीचे होगा, लेकिन मेरा तो जगह कम है तो हम यहाँ पर ही कर देते हैं। देखो 5 लाख मतलब यहाँ पर नीचे के साइड में हो जाएगा। 7 लाख का मतलब 5 और 10 के मतलब 5, 6, 7 मतलब थोड़ा सा यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 7 लाख। अच्छा 20 मतलब ये वाला डेटा हो जाएगा, 20 मतलब मेरा ये वाला डेटा हो जाएगा। तो प्रॉफिट का कर्व कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइन बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। ये सेल वाला, ये प्रॉफिट वाला, जैसा डेटा रहेगा वैसे तुम लोग प्लॉट करके इसे लिख सकते हो। तो इस तरीके के जो चार्ट, मतलब जो लाइन चार्ट बनते हैं, लाइन डायग्राम, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। ये तब बनता है जब हमारे पास सेम यूनिट का 2 या 2 से ज्यादा डेटा है। देखो वही लिखा हुआ है, फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। फिर उसके बाद लिखा है फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट। अगर 2 या 2 से ज्यादा अलग यूनिट का डेटा है तो क्या बनता है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद तुम लोगों को, ये देखो हम दिखाते हैं मल्टीपल एक्सिस चार्ट कैसे बनेगा। इसको हटाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल एक्सिस चार्ट, दिखाते हैं। देखो पहले ये लैंग्वेज देख लो क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक्सिस बढ़ जाएगा। एक्सिस क्या क्या होता है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। तो देखो सेम क्वेश्चन से सेल का लाइन यहाँ बना हुआ है व्हाइट कलर से, प्रॉफिट का लाइन ये नीचे बना हुआ है पीले वाले कलर से। अब मेरे पास और एक डेटा आया, नंबर ऑफ इंप्लॉय, जिसका यूनिट इन दोनों से मैच नहीं होता है। इन दोनों का रुपीज है, इसका नंबर में है, ठीक है, लेकिन मुझे एक ही ग्राफ के अंदर इसको दिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्सिस इधर बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्सिस को हम इधर बढ़ा देंगे, तो इधर बढ़ा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या क्या डेटा पुट किया है, वही सेम 10, 15, 20, 25 कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ इंप्लॉइज, अब बोला है कि ईयर 1 में 15 इंप्लॉइज थे, तो ईयर 1 में 15 मतलब ये वाला डेटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर किया हुआ है 15, ठीक है, ये देखो। अच्छा फिर ईयर 2 में 23 इंप्लॉइज, तो 20 और 25 के बीच में, ये देखो 20 और 25 के बीच में, और ईयर 3 में 25 इंप्लॉइज, तो ये देखो 25 इंप्लॉइज। तो ऐसे करके यहाँ प्लॉट किया है, फिर इसको ऐसे ऐड कर दिया, तो ये नंबर ऑफ इंप्लॉइज का जो है लाइन बन गया। तो ये दो जो लाइन है सेल और प्रॉफिट का, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट, ठीक है, मल्टीपल लाइन चार्ट बोलते हैं। और नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी जब आ गया, क्योंकि इसका यूनिट अलग है, तो ये दोनों को और ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एक्सिस चार्ट।
मल्टीपल एक्सिस चार्ट, क्योंकि इसका एक्सिस जो है इधर से जा रहा है, इधर से नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एक्सिस चार्ट। तो कब कौन सा बनता है, पूरा एक बार पूरे चीज को बता देते हैं। देखो लाइन डायग्राम नॉर्मली जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में एक्स और वाई एक्सिस बना के करते हैं वैसे ही होता है। इन जनरल फॉर्म में वाई एक्सिस में टाइम एक्स एक्सिस में टाइम को लिखा जाता है और वाई एक्सिस में वेरिएबल को लिखा जाता है, चाहे वो सेल हो, प्रॉफिट हो या कुछ और हो। अगर वाइड फ्लक्चुएशंस है डेटा में तो हमें लॉग चार्ट का या रेशियो चार्ट का यूज करना चाहिए। अगर हमारे पास 2 या उससे ज्यादा सीरीज ऑफ सेम यूनिट का डेटा है तो मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट। और अगर मेरे पास 2 और मोर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट का डेटा है तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट का यूज होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे पॉइंट हमें लेकिन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू में, तो ये नाम सब याद रखना बहुत जरूरी है, कौन सा लॉग चार्ट, रेशियो चार्ट, इसीलिए मैंने समझा के बोला। अदरवाइज ड्रॉ तो आएगा नहीं, तो मुझे जरूरत नहीं था तुम लोगों को ड्रॉ बताना, ठीक है, लेकिन मैंने ड्रॉ इसीलिए बताया ताकि तुम लोगों को चीज याद रहे कि कैसे करके, अदरवाइज रटना पड़ेगा, ये लॉग चार्ट है, ऐसे कैसे रट लोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो दिखाते हैं क्लियरली, मेरा ड्रॉ तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन तुम लोग को पीडीएफ में अच्छा ही ड्रॉ मिलेगा। अच्छा ये तो बार डायग्राम है, उसको बताते हैं बाद में। ये देखो ये हो गया मल्टीपल लाइन चार्ट, ये देखो दो दो बना हुआ है ना मल्टीपल लाइन चार्ट। और मल्टीपल एक्सिस चार्ट यहाँ बना हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं बना हुआ है, छोड़ो, मैंने बता दिया मल्टीपल एक्सिस चार्ट कैसे होगा। अच्छा इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे बार डायग्राम, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग तो पढ़ रहे थे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो हम लोग पहले क्या पढ़े, पहले हम लोगों ने मोड ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा टेक्सचुअल फॉर्म और जो है टेबल फॉर्मेट, फिर उसके बाद डायग्रामेटिक फॉर्मेट, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है बार चार्ट और एंड में पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो देखो बार डायग्राम क्या होता है, ये जो है इसे हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। बार का लेंथ अलग अलग होता है लेकिन इसका जो ये जो मतलब इसका जो विड्थ है ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो बार मींस रेक्टेंगल, और ये देखो एक रेक्टेंगल शेप में होता है, रेक्टेंगल ऑफ सेम, ये सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर ई लिख लेना है तुम लोगों को, ये बाई चांस मैंने ई यहाँ पर नहीं डाला है। सेम विड्थ, देखो इसका जो चौड़ाई है वो सेम है, विड्थ ऑफ वेरिंग लेंथ, लेंथ वेरी करेगा। ड्रॉ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब ऐसा बार डायग्राम भी होता है और ऐसा बार डायग्राम भी होता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रेक्टेंगल शेप का डायग्राम जिसका विड्थ हमेशा बराबर होता है, लेंथ या हाइट जो है चेंज होते रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम। देखो हम तुम लोग को यहां से दिखाते हैं, ये देखो ये बार डायग्राम है लेकिन अलग तरीके का है, बताएंगे ये भी क्या है। और यहाँ पर मुझे एक बार डायग्राम दिखा था ये वाला, ये देखो ये हम लोग का क्या है, ये भी बार डायग्राम है। और बार डायग्राम जो है ऐसे करके भी हो सकता है, अदरवाइज यही वाला ड्रॉ हम लोग ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे करके भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से बार डायग्राम बन सकता है लेकिन रेक्टेंगल शेप में बनने वाला चीज। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, for comparable series multiple bar or group bar diagram can be used, or for data divided into multiple components subdivided or component bar diagram is used। हम समझाते हैं कि comparable अगर सीरीज है तो हमें कौन सा डायग्राम यूज करना चाहिए, मल्टीपल बार डायग्राम का यूज करना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम का हमें यूज करना चाहिए। तो मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, और या फिर ग्रुप्ड बार डायग्राम मतलब ये वाला, देखो ये तो सिंगल है, ग्रुप मतलब ये वाला, ये देखो एक से ज्यादा है, ग्रुप में डायग्राम है, ठीक है, ग्रुप में डायग्राम है। ये किस चीज का दिया हुआ है, 2012, 13, 14 एंड 15 का राइस और व्हीट का प्रोडक्शन दिया हुआ है। देखो ये जो है जो ब्लैंक दिख रहा है ये राइस का प्रोडक्शन, ये सभी राइस का प्रोडक्शन बता रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये व्हीट का प्रोडक्शन बता रहा है 2012, 13, 14, 15 का। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, फॉर कंपेरेबल सीरीज हम लोग ये इस तरीके का बार डायग्राम यूज करते हैं जो कि ग्रुप्ड बार डायग्राम है, सिंगल नहीं है, ग्रुप बार डायग्राम। हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ये 2012 और 2013 के बीच में कौन से ईयर में क्या प्रोडक्शन अच्छा हुआ था, या फिर इन दोनों में कंपेयर करके बोल सकते हैं कि व्हीट का ज्यादा प्रोडक्शन है कि जो है राइस का ज्यादा प्रोडक्शन है। यही चीज हमें बताया है, ये देखो यहाँ पर नीचे बताया हुआ, दिखा देते हैं यहाँ से, मल्टीपल बार चार्ट प्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। ये देखो ये मल्टीपल बार चार्ट है, और मल्टीपल बार चार्ट का यूज क्या है, देखो कंपेरेबल सीरीज अगर हमें चाहिए, मल्टीपल बार और ग्रुप बार डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू, अच्छा ये यहाँ तक
फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट। अगर डेटा हम लोगों का मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइडेड है तो सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम का हम लोग यूज करते हैं। और ये सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम क्या है बताते हैं, देखते हैं यहाँ दिया है कि नहीं दिया, चलो हम ही बता देते हैं ये कैसे देखने में होता है। सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम कैसे देखने में होता है, ये कुछ ऐसे देखने में होता है। ये ऐसा है, मान लो ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, और इसमें हम थोड़ा सा देखो कलर चेंज करते हैं। ये देखो ऐसे करके मैंने कर दिया, यहाँ पर ये कलर ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये दो डायग्राम में मैंने दो चीज नहीं किया, एक ही बार में, एक ही बार डायग्राम के अंदर मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो डेटा सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट। ये देखो मल्टीपल मतलब जैसे मान लो कोई एक कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, 2009, 2010, 2011, 2012 में ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट का डेटा हम देते हैं। ए प्रोडक्ट बना है 10 यूनिट, फिर बी 15, 12 और 13 यहाँ पर दे देते हैं, 15 यहाँ पर दे देते हैं, 20 और 22। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 25, ये हो गया मेरा अगेन 25, ये 30 हो जा रहा है, ये मेरा हो रहा है 42, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए और बी को मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज सेल दिखाना है। अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल का डेटा बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स का मुझे डायग्राम बनाना है, बार डायग्राम, तो मुझे कौन सा बनाना चाहिए, मुझे मल्टीपल कंपोनेंट है क्योंकि मेरे पास ए और बी, तो मुझे सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम बनाना चाहिए। मतलब ये डायग्राम हमें मान लो 2009 का सेल बता रहा है, ए प्रोडक्ट है 10 यूनिट, बी प्रोडक्ट है 15, मान लो ये ए प्रोडक्ट है, नीचे का जो है बी प्रोडक्ट है, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो अगर मेरा डेटा जो है वो दो कंपोनेंट मतलब सेल ही है लेकिन दो प्रोडक्ट का है, तो डेटा दो कंपोनेंट में, सेल दो कंपोनेंट में डिवाइड है, तो ये मेरा बन जाता है कंपोनेंट बार डायग्राम, ठीक है। और जब मल्टीपल बार डायग्राम ऐसे होता है, ये वाला तो मैंने तुम लोग को दिखाई दिया है पीडीएफ से। ये देखो ऐसे जब एक साथ 2 या 3 बने हुए हैं तो उसे कंपैरिजन के काम में लिया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम या ग्रुप बार डायग्राम, ठीक है। और एक ही जगह पे अगर ऐसे स्प्लिटेड वे में रहता है, ठीक है, आधा एक चीज बता रहा है बाकी दूसरा चीज बता रहा है, आधा आधा है या क्या है वो तो डेटा बेसिस पे डिपेंड करेगा, इसे हम लोग बोलते हैं सब डिवाइडेड या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम। ये सब नाम तुम लोग को याद रखना है, लेकिन अगर डायग्राम के साथ साथ याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। अच्छा, फिर बार डायग्राम के बाद क्या यहाँ पर पॉइंट बोला है, देखो फॉर रिलेटिव कंपैरिजन टू होल परसेंटेज बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम इज यूज्ड। तो और एक तरीके का बार डायग्राम आ गया यहाँ पर परसेंटेज बार डायग्राम। तो कितने तरीके का बार डायग्राम हुआ देखो, एक तो है नॉर्मल बार डायग्राम, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है बार डायग्राम जो दो तरीके का हो सकता है, हॉराइजॉन्टली या वर्टिकली बनता है, हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब या तो ऐसे होगा एक्सिस में या फिर ऐसे होगा एक्सिस में, ठीक है, ये सिंपल बार डायग्राम। इसके बाद अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे मल्टीपल बार डायग्राम या ग्रुप बार डायग्राम का यूज करना चाहिए, ठीक है। और मेरा एक ही डेटा अगर सब डिवाइडेड है दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट में तो मुझे इस तरीके का बार डायग्राम यूज करना चाहिए। अब हम लोग करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम का मतलब क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है, अगर मुझे रिलेटिव यानी परसेंटेज के तरह, मुझे अगर परसेंटेज के थ्रू से कंपैरिजन करना है, ये 20%, ये 30%, ये 50%, मतलब रिलेटिव का मतलब ही होता है कि अगर मुझे परसेंटेज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना है होल बेसिस पे, तो परसेंटेज बार डायग्राम या फिर जिसका दूसरा नाम होता है डिवाइडेड, ये ना डिवाइडेड होगा, बाय चांस जल्दी में मुझसे रॉन्ग लिखवा दिया है, यहाँ पर हो गया है डिवाइडेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग अभी थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, जब ये खुद के कॉपी में लिखोगे तो ये पॉइंट देख लेना, डिवाइडेड बार डायग्राम होगा, ठीक है। डिवाइडेड बार डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, वो कैसे देखने में होता है, वो कुछ ऐसे देखने में होता है, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि 2019 में इंडिया का 19 में इंडिया का जीडीपी कौन से सेक्टर में कितना है, वो अगर मुझे बताना है तो हम लोग कैसे करके बता सकते हैं, ऐसा एक एक्सिस बना लिया, यहाँ पर जो बार बनाया, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं 20% किसी एक सेक्टर
सेक्टर से 30%, 35 एंड 15%, ऐसे करके हम लोग परसेंटेज में बता सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने बार डायग्राम को परसेंटेज के थ्रू से बताते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। अब देखते हैं कि मेरे से अच्छा इनका यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं है, तो हम बता देंगे। नहीं, इन्होंने परसेंटेज बार डायग्राम के लिए कुछ अलग से ड्रॉ नहीं किया है, बट है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज बार डायग्राम का मतलब ये देखो, तुम लोग मेरा ये वाला देख के भी समझ सकते हो। अगर परसेंटेज में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो ये हम लोग का बार डायग्राम हो गया। बार डायग्राम लगभग हमारा 4 टाइप्स हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल बार डायग्राम जो हॉराइजॉन्टली या वर्टिकली होता है, दूसरा हो गया मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा हो गया कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, और चौथा हो गया हम लोगों का परसेंटेज बार डायग्राम या फिर डिवाइडेड बार डायग्राम। अब देखो पाई चार्ट, पाई का मतलब क्या होता है, केक, ठीक है। ये देखो केक नहीं, मतलब केक अगर मेरा सर्कल में ही नॉर्मली केक होता है, आजकल तो बहुत सारे डिजाइन होते हैं, अगर उसको हम लोग ऐसे जब केक को काटते हो तो ये जो एक पीस निकल के आता है इसको बोला जाता है पाई, ठीक है। ये देखो इसको बोला जाता है पाई। और ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। पाई चार्ट का देखो यूज क्या है, बोल रहा है यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा परसेंटेज ऑफ होल। अगर हमें अपने डेटा को सर्कुलर वे में प्रेजेंट करना है तो हमें पाई चार्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। और पाई चार्ट का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो डेटा को परसेंटेज में दिखाते हैं, ठीक है। डेटा को कैसे शो करते हैं, परसेंटेज में। अब कैसे उसको शो किया जाता है, देखो बोल रहा है कि समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट सेगमेंट are equal to 360 degree 360 degree total angle of circle, segment angle equal to segment value divided by total value into 360 degree। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे देखो ये पाई चार्ट को कैसे इन्होंने बताया है। पाई चार्ट जो है ये देखो, इसे डिवाइडेड बार चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पाई चार्ट को डिवाइडेड बार चार्ट भी बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बोला है कस्टम, कस्टम से कितना रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू इन मिलियन रुपीस 80 मिलियन रुपीस, एक्साइज से 190 मिलियन रुपीस, इनकम टैक्स से 160 मिलियन रुपीस, कॉर्पोरेट टैक्स से 75 मिलियन रुपीस, मिसलेनियस से 35 मिलियन रुपीस। तो पहले हम लोग हर एक सेक्टर का टोटल करेंगे तो टोटल 540 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको पाई में रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक सर्कल में मुझे इस डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे कस्टम इस सर्कल में कितना पोर्शन ऑक्युपाई करेगा तो कैसे पता करेंगे, देखो टोटल वैल्यू है 540, तो 540 को मुझे इस पूरे टोटल सर्कल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 540 इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 540, तो 80 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 540 इंटू 80। देखो वही किया हुआ है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 540 इंटू 80, तो ये आ रहा है 53 डिग्री। सेम तरीके से 190 जो है 540 जो है 360 को 360 डिवाइडेड बाय 540, ये देखो हर जगह पे फिक्स्ड है, 360 डिवाइडेड बाय 540, 360 डिवाइडेड बाय 540, 360 डिवाइडेड बाय 540 इनटू हम लोग जिस भी चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसफर करेंगे डिग्री में, ठीक है। तो एक्साइज 127 डिग्री ऑक्युपाई करेगा, इनकम टैक्स 107 डिग्री, कॉर्पोरेट टैक्स 50 डिग्री, मिसलेनियस 23 डिग्री। तो इस तरीके से अलग अलग डिग्री में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो हमें डिग्री का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। अब देखो किया हुआ है, सर्कल बना लिया जाएगा और उसके बाद स्केल वगैरह से लाइन वाइन ड्रॉ करके हम लोग सारे जो है डिग्री को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। फिर अलग अलग जो है ड्रॉ के थ्रू से हम लोग हर एक डेटा को अलग तरीके से बता सकते हैं। ये देखो जैसे कहीं सर्कल यूज किया है, कहीं डॉट डॉट यूज किया है, कहीं बड़ा बड़ा लाइन यूज किया है, ताकि हम लोग समझा सके कि कौन सा चीज क्या है। तो बोल रहा है कि ये जो बड़ा बड़ा लाइन है वो एक्साइज का है, आईटी का ये छोटा छोटा लाइन है, कस्टम के लिए सर्कल यूज किया है, सीटी यानी कॉर्पोरेट टैक्स के लिए ये यूज किया गया है, और मिसलेनियस खाली दिखाया गया है। तो ये पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब मैंने जो लिखा है उसके साथ तुम लोगों को समझा देते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, समेशन यानी ऐड करना पड़ेगा ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट हमें दिए हुए रहेंगे वो सभी कंपोनेंट को हमें कर लेना है ऐड। मतलब ये देखो ये सबको ऐड करके कितना मिल गया, 540, ठीक है। ये सब ऐड करके हम लोग को मिल गया है 540। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें बोल रहा है कि
ये क्या है, बोल रहे सेगमेंट आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये जो टोटल निकल के आएगा ये कंपोनेंट या सेगमेंट, ठीक है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट और सेगमेंट, जो भी सेगमेंट में डेटा या कंपोनेंट का डेटा दिया हुआ है वो सब हमें क्या करना है, टोटल करना है। और ये पूरा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, जो कि एंगल का किसी भी सर्कल का एंगल होता है, टोटल एंगल, किसी भी सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो जब हम लोग पूरे वैल्यूज का समेशन करेंगे वो ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री होगा। क्यों, लॉजिक क्या है, क्योंकि ये पूरे डेटा को हमें एक सर्कल के अंदर प्लॉट करना है सेगमेंट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क होता है कि ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जितना वैल्यू आता है उसको इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री कर लो, जो कि किसी भी एक सर्कल का टोटल एंगल का वैल्यू होता है। उसके बाद क्या करना है, हर एक सेगमेंट या सेक्टर का एंगल निकालना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया, देखो कस्टम का डिग्री निकाला, एक्साइज का डिग्री निकाला, इनकम टैक्स का डिग्री निकाला, कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब एंगल का डिग्री निकाला। अब ये एंगल का डिग्री निकलता कैसे है, ये देखो टोटल वैल्यू और ऊपर 360 डिग्री, ये देखो ये वाला मैंने तुम लोग को अभी समझाया। ये देखो टोटल वैल्यू इक्वल टू, अगर मेरा 360 डिग्री होगा तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 540, जो कि हमें क्या बता रहा है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। ये देखो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, इनटू क्या करना है, इनटू जिस भी सेगमेंट का हम लोग डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन, ये देखो वो सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और लिखने के बाद हमारे पास अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगे हर एक सेगमेंट का, और उसे हम लोग जो है सर्कल में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल में प्लॉट कर देने से ही हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन सा कितना डिग्री हो रहा है, फिर उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, प्लॉट कर देना यहाँ पर, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं करेंगे, अभी ये हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है इस पे पहले हमें क्वेश्चन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कर पाएंगे। जैसे आज हम लोगों ने कहाँ तक किया, 20, और इसके बाद चलो एक दो और भी देख लेते हैं, जैसे 21 का, ठीक है, 5 मिनट और देख लेते हैं। देखो 21 में क्या बोला है, 21 नहीं, 21 तो कर लिया था, चलो 22 का बताओ। 22 में द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कौन सा डेटा, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या क्या है, टेक्सचुअल, टैबुलेशन, डायग्रामेटिक, टैबुलर, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्सचुअल, टैबुलर, इंटरनल, टैबुलर, टेक्सचुअल, एक्सटर्नल। बोलो, अभी पढ़ा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन कौन सा है, बोलो, अभी तो पढ़ा है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। ऑप्शन ए मैम। हाँ, ए टेक्सचुअल हो सकता है, टैब्यूलर हो सकता है, डायग्रामेटिक हो सकता है, ठीक है। अच्छा 23 में बेस्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बोलो बेस्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कौन सा है, टेक्सचुअल, टैबुलर। हाँ टैब्यूलर, टेक्सचुअल, टैब्यूलर, डायग्रामेटिक, और बी एंड सी बेस्ड मेथड टैब्यूलर होता है, क्योंकि टैब्यूलर मेथड जो है कोई भी समझ सकता है, और इसमें जो है हमें एक्यूरेट डेटा मिलता है, और इजी टू कंपैरिजन में भी इजी है। मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन कौन सा है, एट्रैक्टिव मेथड कौन सा है, मैम डायग्रामेटिक। हाँ डायग्रामेटिक, एट्रैक्टिव होता है डायग्रामेटिक, क्योंकि डायग्राम देख के ना हमें लगता है हाँ, चलो समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में भी लोग वही देखना, ज्यादा डायग्राम को देख के अट्रैक्ट होते, पूरा टेक्स्ट कौन पढ़ेगा, साइड में क्या लिखा हुआ है डायग्राम देख के समझ लेते हैं, अच्छा ये चेंजेस है, या जो भी चीज पे रहता है डेटा हमारा। 25th नंबर में है की बोलो, 22 আর 23 এর আনসারটা তুমি বলো কি হবে 22 এর आंसर, আজকেই তো পড়ালাম, এক্ষুনি পড়ালাম, 22 এর आंसर কি হবে বলো, मैम ए। ऑब्वियसली এ ताहলে 23 सी सी डायग्रामेटिक। 23 का बी टैबुलर बेस्ड मेथड, ओ हाँ सॉरी 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 24 का सी होगा डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक, सॉरी। अच्छा बोलो, फॉर टैबुलेशन कैप्शन का मतलब क्या होता है, बोलो, द मेन पार्ट ऑफ द टैबलेट। द मेन पार्ट ऑफ डी द मैम। टेबल, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, अपर पार्ट ऑफ टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम। ये देखो कैप्शन का मतलब क्या था, कैप्शन का मतलब ये देखो कैप्शन अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच कंटेन्स कॉलम एंड सब कॉलम, है ना, ये देखो
अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब कॉलम एंड सब कॉलम। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, देखोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। स्टब का मतलब, ऑप्शन डी। स्टब का मतलब होगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल होता है, जो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, रो को। ये देखो, स्टब का मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो। ये देखो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, 27, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। मैम बॉक्स हेड। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल बॉक्स सेट, सही बात है। अच्छा, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो टेबल में कहाँ दिखता है? बॉक्स हेड में, बॉडी में, कैप्शन में, स्टब में? बॉक्स मैम हेड। स्टब में। बॉक्स हेड होगा। देखो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का बात कहां पर लिया गया है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यहाँ पर देखो कहाँ लिया गया है, बॉक्स हेड में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा आता है बॉक्स हेड में। ठीक है, अच्छा, फिर ओके मैम। 29th वाला देखते हैं। देखो, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी, अगर डेटा कहां से मिला है उसका हमें डेफिनेशन दिखाना है तो कहां दिखाएंगे? फुटनोट, बॉडी, स्टब, कैप्शन। फुटनोट। फुटनोट, ठीक है, फुटनोट में रहता है ना फुटनोट, यानी कि सोर्स ऑफ डेटा बोल के। ये देखो ना, मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो, ये पॉइंट भी बोला हुआ था और यहाँ पर भी दिखा देते हैं तुम लोग को जब लिखोगे तो। ये रहा। 28 এ বক্স অপশনটা এ ছিল না বি ছিল? किसे? ম্যাম 28 এ যে বক্স সেট অপশনটা, ওটা ওটা অপশন নাম্বারটা বলতে পারবেন? 28 এর আনসার দেখো কোনটা হবে সেটা। 28 এর আনসার তো বোধহয় আমাদের কি ছিল? ইউনিট অফ মেজারমেন্ট বক্স সেট হবে। বক্স সেট মানে বক্স এ, সেট। बॉक्स सेट माने ए। और यहाँ पर बोला टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी, ये वाला फुटनोट हो गया। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन, टेबुलेशन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? यही वाला लास्ट करेंगे, बोलो कौन सा ट्रू नहीं है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रो एंड नॉट कॉलम, कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन। कौन सा फॉल्स है? अनट्रू का मतलब कौन सा फॉल्स है, बोलो। मैम डी। डी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमेशा टेबुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि जब भी तुम लोग एक्सेल सीट में कभी भी बार डायग्राम, चार्ट जो भी बनाना चाहोगे, टेबल इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बिना टेबल ऑफ डेटा के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं बनता है, ये 100% ट्रू है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा टेबल में इजीली प्रेजेंट किया जाता है, ये भी 100% ट्रू है। लेकिन कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, क्या ऐसा बात है कि रो में ही कंपैरिजन करेगा, कॉलम का कंपैरिजन नहीं कर पाएगा टेबल? क्या ऐसा कभी हो सकता है? नो मैम। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, ऑप्शन आंसर हम बी। लोग का ऑप्शन बी है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट जितना भी बाकी है 31 से तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, और बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।